ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं. वी हैव वेटेड फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स फॉर एवरीवन टू जॉइन, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी विल बिगिन विद अ रिवीजन ऑफ यस्टरडेज कॉन्सेप्ट्स व्हाट वी हैव कवर्ड, एंड उसके बाद अपन होमवर्क क्वेश्चंस पे जाएंगे. और अगर तब तक किसी को कोई क्वेरी है अभी इनिशियली यू कैन पिंग, अदरवाइज आई विल जस्ट कंटिन्यू विथ माय कोर. सो हमने कल जो देखा वो म्यूचुअल फंड देखा. अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग यहाँ पे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो, या किसी पे भी इन्वेस्ट नहीं करते? आर यू गाइज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, गोल्ड, एफडी, किसी भी फॉर्म पे आप लोग इन्वेस्ट करते हो क्या? जब तक आंसर्स आ रहे हैं आई विल बिगिन कि म्यूचुअल फंड क्या होता था. म्यूचुअल फंड हमने देखा था लोग क्या करते हैं. मैं अपने सारे मेरे स्टूडेंट से, ईशा से, अश्विनी से, रहमान से, और भी जो मेरे स्टूडेंट्स है XYZ, सबसे 1000 रुपीज एक साथ लेती जाती. 1000 ईच मेरे को सब लाके देंगे. मैं कौन हूँ? म्यूचुअल फंड मैनेजर. यहाँ पे म्यूचुअल फंड की कंपनी है, यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर भी हो गई. यहाँ पे सब लोग मेरे को मिलके पैसा लाके देंगे, और आप सबका पैसा मैं एक साथ पूल करूंगी. स्क्रीन विजिबल है ना? रुको, ये नहीं विजिबल होगा, एक से. ओके ओके. मुझे वैसे अभी तक आंसर्स आए नहीं है. इन व्हाट मोड यू गाइज इन्वेस्ट? आप लोग बताते रहो साथ साथ. थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है बट देन वील कवर इट अप. क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, ट्रस्ट है, पूल्स टुगेदर रिसोर्सेस ऑफ इन्वेस्टर. किसकी रिसोर्सेस? इन्वेस्टर के. जो मेरे स्टूडेंट्स है अभी यहाँ पे, आप लोग कौन हो? इन्वेस्टर. तो मैं पूल कर रही हूँ, म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट है वो पूल कर रहा है, पूल्स टुगेदर रिसोर्सेस ऑफ इन्वेस्टर टू इनिशिएट इन्वेस्टमेंट्स इनटू कैपिटल मार्केट. ओके. आगे क्या करते हैं हम? म्यूचुअल फंड एंटिटी, जो आपकी म्यूचुअल फंड एंटिटी है, ये म्यूचुअल फंड की मेरी बैलेंस शीट है. आपको मैंने, अच्छा, शेयर मार्केट में जब आपको इशू होते हैं शेयर्स का होता है मार्केट प्राइस. म्यूचुअल फंड में क्या इशू होते हैं आपको? यूनिट्स. और यूनिट्स का जो प्राइस होता है, हमने कल देखा था, हम उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू. ये थोड़ा और क्लैरिटी आया कल हमने जो देखा. उसके बाद मैं यहाँ पे बैलेंस शीट अप्रोच दोबारा बता रही थी. बैलेंस शीट में क्या हुआ, मैंने यूनिट शेयर कैपिटल 10,000 यूनिट्स इशू करे टोटल ऑफ ₹10. तो मेरे पास हो गए 1 लाख रुपीज. ये मेरी लाइबिलिटी. और मेरे एसेट्स में क्या हुआ, ये 1 लाख से मैंने सिक्योरिटीज परचेज कर ली, से A लिमिटेड की, B लिमिटेड की, C लिमिटेड की, 20,000, 30,000 एंड 80,000. सॉरी, ये 80,000 नहीं होगा, 20, 30 एंड अगेन ये 40. तो ये कितना हो गया? 90,000. बचा मेरे पास कैश बैलेंस. कैश बैलेंस कितना हुआ? 1 लाख माइनस 90,000 माइनस मान लो 5,000 के इनिशियल एक्सपेंस हो गए थे, तो यहाँ पे 5,000 आ गया. और हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं? कोई अरियर्स है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, हमने शायद कल एक क्वेश्चन में देखा था या आज देखेंगे. से 10,000 का है यहाँ रिसीवेबल्स है, कोई अक्रूड इनकम है वो ऐड होएगा, अक्रूड एक्सपेंसेस है माइनस होएंगे. अब इस पे एक रेड फ्लैग था हमारा कैश बैलेंस. कैश बैलेंस के लिए आगे और भी प्रोसीड्स हैं, डिविडेंड की, कैपिटल गेन की, परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज के, वो सब इस पे कंसिडर करने रहते हैं. वो एक क्वेश्चन है मैंने छोड़ा हुआ था जो आपको होमवर्क में दिया था, आज अपन वो क्वेश्चन देखेंगे. अगेन ये एक छोटा सा रिवीजन था. म्यूचुअल फंड क्या होता है? नोट्स में क्या मेंशन्ड है? ट्रस्ट दैट पूल्स टुगेदर रिसोर्सेस ऑफ इन्वेस्टर टू इनिशिएट इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल मार्केट. एंड जो आपका इन्वेस्टर होता है, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोग हो जाते हो पार्ट ओनर ऑफ एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड. क्योंकि आप पार्ट ओनर हो, इसलिए जितना टोटल नेट एसेट्स आता है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने टोटल यूनिट्स है, पर यूनिट की वैल्यू आ जाती है. से पर यूनिट का NAV मेरा आया ₹12. तो ईशा के कितने यूनिट्स होगा? उसने 1000 रुपीज दिए थे जब मेरा रेट था 10. तो ईशा को कितने इशू हुए थे? 100 यूनिट्स.
100 यूनिट्स इंटू 12 करके जो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 1200 रुपीज हो जाएगा। ये कैसे आया, ₹12 का क्लोजिंग एनएवी इंटू जितने उसके यूनिट थे। आर वी वेरी क्लियर हियर? उसके बाद अच्छा, ईशा कह रही शी डजंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ओके ना म्यूचुअल फंड। सो आई गेस एक सजेशन है आप लोग के लिए, आर्टिकलशिप सब कर रहे हैं, एक बेसिक इनकम जो होती है ना, नॉट इनकम बट बेसिक आप लोग को पॉकेट मनी, आउटिंग एक्सपेंस सबके पास होते हैं, तो एटलीस्ट स्टार्ट एन SIP की पर मंथ आप लोग 100 रुपीज, 500, 1000 जो भी आप लोग का एक बजट है, उस बजट में एक SIP का पैटर्न स्टार्ट करो कि हर मंथ इतना अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड के लिए डिडक्ट हो जाए, कि हर मंथ 100 रुपीज, 500 रुपीज, फिर उस अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली आप लोग को क्या मिल जाएंगे, यूनिट्स। तो विथ टाइम यू विल सी कि जब तक आप लोग CA बन के निकलते हो नेक्स्ट 3 इयर्स में, एक हेफ्टी अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल आप लोग के लिए सेव्ड रहेगा। सो ये एक सेविंग का ट्रेंड है, और इससे रिलेटेड और भी कुछ आप लोग को नॉलेज चाहिए, कुछ चाहिए, आफ्टर द क्लास यू कैन कनेक्ट, वी कैन डिस्कस अबाउट दिस एज वेल। सो फंड मैनेज कौन करता है? मैं कौन हूं? प्रोफेशनल मनी मैनेजर हु इन्वेस्ट मनी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर, अलग अलग इन्वेस्टर से मैं पैसा कलेक्ट करती हूँ। क्योंकि अब क्या होता है, देखो मुझे ईशा बोलेगी आके कि मैम मैं अपना खुद भी तो पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं बोलूंगी क्या आपके पास इतना एक्सपीरियंस है? वो बोलेगी नहीं, एक सेकेंड, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग मैं 2 दिन से गलत लिख रही हूँ। क्या आपके पास इतना एक्सपीरियंस है? वो बोलेगी नहीं। तो फिर मैं बोलूंगी तो वाई? अब क्या होता है, अब ऐसे तो देखो घर के अलग अलग काम होते हैं, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है। अब मैं बोल दूं यार कुकिंग क्लीनिंग आप ही कर लो, कोई मतलब इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं ना। पर क्या होता है, आप कुकिंग क्लीनिंग क्यों नहीं करते? आपके पास टाइम भी नहीं होता। आप क्या करते हो, किसी को पे कर देते हो, वो कर दे। और अब इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपके पास टाइम नहीं है। अब जैसे फंड मैनेज करने के लिए अभी शी इज लाइक ईशा इज इन्वॉल्व इन हर स्टडीज, तो आई वोंट एक्सपेक्ट कि मैम आई हैव अ रिक्वेस्ट while solving the question take it slow, I seem to get lost in the way while solving। ओके नो प्रॉब्लम, मैं और स्लो करवा लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, बिट स्लो ऑलरेडी, तो मैं और स्लो ले जा लूंगी। जहां है देन एंड देयर ड्रॉप अ मैसेज हियर ऑन चैट कि आप लोग को क्या क्वेरी आया, तो तुरंत ही मैं रिवाइज करवा दूंगी सो दैट यू वोंट गेट लॉस्ट। ओके, आई विल कीप दिस इन माइंड। अभी नाउ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। क्या होता है, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, टाइम की कमी है, नॉलेज की कमी है, तभी आप प्रोफेशनल मनी मैनेजर करते हो। बोलते हैं ना जिसका काम उसी को साझे। तो जो उस काम के लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेज है, तो आप उसी को दो ताकि आपका पैसा अच्छी तरह मैनेज हो। अब क्या करता है, इट कलेक्ट्स फंड फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर, इशू कर देता है यूनिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी बताया था आप लोग इशू करते हो यूनिट्स म्यूचुअल फंड के लिए। उसके बाद आप 2 तरह की इनकम अर्न करते हो, ये आप लोग को याद रखना है। अब कौन से 2 तरीके की इनकम अर्न करते हो? एक डिविडेंड और एक आपका होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे हुआ? मैंने मान लो ये 20,000 के शेयर्स खरीदे थे, आज होगा कैपिटल गेन या कैपिटल अप्रिसिएशन, आज होगा 30,000 के, आपने सेल कर दिए, तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है ये आप कैपिटल अप्रिसिएशन अर्न कर रहे हो। मान लो बी के शेयर्स है, वो हर शेयर में 1 रुपी डिविडेंड दे रहा है। कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर, 30,000 रुपीज के शेयर है, 10 ईच का। सो 3,000 शेयर्स पे वो डिविडेंड दे रहा है 1 रुपीज का, तो ₹3,000 ये आपकी डिविडेंड इनकम हो जाएगी। कभी भी क्वेश्चन आए एनएवी का, इनकम सोर्स 2 याद रखना, कैपिटल अप्रिसिएशन, डिविडेंड, आगे हमेशा हेल्प होएगा। उसके बाद अब इसको क्लासिफाई करते हो, ये हम पे था नेट इनकम अर्न ऑन द फंड इज कैपिटल अप्रिसिएशन इज शेयर्ड अमंग्स यूनिट होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ दिस यूनिट होल्ड। ये आपकी टोटल इनकम थी, मैंने 10,000 और 3,000, 13,000। ये 13,000 मेरा बटेगा 10,000 यूनिट्स पे, तो पर यूनिट की क्या इनकम होगी? 1.3। कोई क्वेरी यहाँ पे? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है, मैंने जो बताया था ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी बाय करो, कभी भी सेल करो। क्लोज एंडेड में अलग अलग टाइम पे न्यू फंड ऑफर आते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें सेल किससे करते हो? स्टॉक मार्केट पे, इसकी लिस्टिंग होना इंपॉर्टेंट है। एंड हाइब्रिड इज अ मिक्स ऑफ बोथ। अब आप आते हो नेट एसेट वैल्यू पे। नो क्लियर मतलब मैं क्या समझू? नेट एसेट वैल्यू क्या होता है यहाँ पे?
नेट एसेट वैल्यू इज वैल्यू पर यूनिट ऑफ द पोर्टफोलियो होल्डिंग। नेट एसेट वैल्यू का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, आपके जितने टोटल नेट एसेट्स थे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका क्या आ जाएगा, एनएवी पर यूनिट। ओके, उसके बाद क्या होता है, इट इज द वैल्यू दैट अ यूनिट होल्डर वुड रिसीव per unit if the mutual fund gets redeemed. And investor in mutual fund is a part owner of all assets liability। हमने ऊपर देखा NAV चेंज होता है डेली। NAV के लिए हमने क्या देखा था, सबसे पहले मैं जो वैल्यू निकालूंगी यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज निकालूंगी। जैसे ऊपर एग्जांपल में मैंने कौन से शेयर्स लिए थे, अच्छा रेज कर दिए, से LMN के, या हमने जो भी क्वेश्चंस देखे उसमें जो मार्केट प्राइस लोगे वो आप क्लोजिंग लोगे, तो यहाँ पे आपका जो नेट एसेट्स की सिक्योरिटीज की वैल्यू आएगी वो क्लोजिंग मार्केट वैल्यू आएगी। इसमें आप कोई भी रिसीवेबल्स ऐड कर दोगे, अक्रूड इनकम ऐड कर दोगे। कैश आपका हमेशा रेड फ्लैग है, वो याद रखना। देखो रेड फ्लैग सबकी लाइफ में होते हैं, अब मैं यहाँ आपकी लाइफ के रेड फ्लैग तो नहीं डिस्कस करूंगी, बट जो भी क्वेश्चंस में रेड फ्लैग होते हैं ना वो सारे आई विल इंश्योर में डिस्कस करूंगी। कैश में क्या रेड फ्लैग है, आपको ओपनिंग कैश बैलेंस सबसे पहले निकालना पड़ेगा। वो आप कैसे निकालोगे ओपनिंग कैश बैलेंस, आपका जितना कैश आया था माइनस कितना कैश आया यूनिट होल्डर से, कितने की आपने सिक्योरिटीज बाय करी से 98 लाख, और कितना आपका इनिशियल एक्सपेंस था, तो इससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा ओपनिंग कैश बैलेंस। उसके बाद आप आते हो माइनस क्या करोगे, कोई आपकी लायबिलिटी है, अदर पेएबल है, कुछ भी है, यहाँ माइनस करके आपका टोटल जो आता है वो आ जाते हैं नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स के टोटल के बाद आप इसको डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपका आ जाता है नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। आर वी क्लियर हियर? अगेन क्लोजिंग कैश बैलेंस में हमने क्या देखा था, सबसे पहले मैंने ऊपर बताया ओपनिंग कैश बैलेंस निकाल लो। जहां आपने ओपनिंग कैश बैलेंस निकाला उसमें कोई सेल हुई ऐड करा, कोई परचेज हुई माइनस करा, कोई डिविडेंड मिला तो आप ऐड करोगे, कोई कैपिटल गेन हुआ तो आपका सेल में तो वो अमाउंट आ गया, कितना आपने यूनिट होल्डर्स को पे करा वो आपका आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि आपका प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड के साथ एक रेड फ्लैग और है, रेड फ्लैग नहीं बोलेंगे इसको, इजी है वैसे। डिविडेंड में आपका इंटरिम डिविडेंड भी आता है, ओके, इंटरिम डिविडेंड भी पे होता है। याद है, मैं एक क्वेश्चन याद दिला रही हूँ, हमने देखा था 15 दिसंबर को उनने इंटरिम डिविडेंड पे करा, 30 दिसंबर को उनने बोनस इशू करा, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड हुआ, यहाँ पे बोनस इशू। सो इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, एग्जाम पे ध्यान रखना, आप नंबर लाइन बना दो, जो इंटरिम डिविडेंड है आपका पहले आपने वो दिया, उसके बाद बोनस आया, तो इंटरिम डिविडेंड ओपनिंग में जितने आपके पास यूनिट्स थे, इक्विटी यूनिट्स थे, उसी पे मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट आपका जो डिबेंचर्स वगैरह सिक्योरिटीज है उसका इंटरेस्ट, कॉस्ट माइनस कर दिया, कुछ परचेज करा, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, कैपिटल गेन या डिविडेंड जो आपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा, इससे आपका आ जाता है नेट एसेट वैल्यू। उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था, आपने देखा था कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स। एक सेकेंड, ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न में हमने यहाँ पे दो चीजें देखी थी, एक था आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एक था आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न। एनुअलाइज्ड रिटर्न को आप क्या बोलते हो, एनुअलाइज्ड यील्ड भी बोलते हो, आप इसको इफेक्टिव रिटर्न भी बोलते हो। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का क्या फॉर्मूला था, NAV1 माइनस NAV0 प्लस कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड अपॉन NAV0 इंटू 100। अब आपका NAV0 क्या होता है, NAV बिगनिंग पे, ये NAV एंड पे, और ये डिवाइड कर दोगे जो आपका बिगनिंग है। NAV1 क्या हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके जो लास्ट में थे, इंटू आप क्या करोगे, आपका जो यहाँ पे NAV का अमाउंट था लास्ट का क्लोजिंग का, माइनस कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट जितने स्टार्टिंग के थे 0, इंटू आपका NAV था जो बिगनिंग का, ओके, 10-10 जैसे आता है ना, 1 लाख 1 लाख। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न में मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं होगा। एनुअलाइज्ड रिटर्न आप कैसे निकालते हो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इनटू 12 बाय नंबर ऑफ मंथ्स। अब मुझे एक कंबाइंड फॉर्मूला बनाना है एनुअलाइज्ड रिटर्न का,
तो यहाँ मैं क्या कर दूंगी, चेंज, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले को इसको मैं चेंज भी बोल सकती हूँ ना, तो चलो वैसे ही अगर लिखते हैं, एक सेकेंड मुझे जगह बनाने दो। ये क्या है, क्वेश्चंस ना आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते, वो सीधे होल्डिंग, सीधे आपको क्वेश्चन में आपको जो भी दिया है वो डायरेक्ट एनुअल रिटर्न निकालेंगे। तो एनुअल रिटर्न में आपका क्या आ जाता है, पहले तो ये होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला आएगा। होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एनएवी एट 1 माइनस एनएवी एट 0 प्लस आपने जो भी अर्न करा डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन एनएवी एट 0, ठीक है, into 12 by n into 100। इज दिस फॉर्मूला क्लियर? मैंने कुछ अलग नहीं करा है ये फॉर्मूला में, जस्ट मैंने होल्डिंग पीरियड रिटर्न को फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ ये फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली बोलेंगे। अब आपका नेक्स्ट आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। तो हम उस पे सबसे पहले ये डिविडेंड पे आउट था ऊपर देखा, जब आप री इन्वेस्ट करोगे उसमें आप सबसे पहले अमाउंट निकालोगे कितना आपको री इन्वेस्ट करना है। से फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कल, यहाँ पे 110 यूनिट्स पे 0.5 डिविडेंड मिला, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 110 इंटू 0.5, 55 रुपीज। 55 रुपीज के अब मुझे निकालने हैं कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स इशू करे, क्योंकि वो अमाउंट री इन्वेस्ट हो गया तो आप यूनिट्स इशू करोगे। तो यहाँ पे ये प्राइस रेड फ्लैग बोलो कैच बोलो, ये आपको देखना पड़ेगा क्या है। कई बार क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं तो आप क्लोजिंग वाला लेते हो, और यहाँ पे जैसे गिवन है 11 रुपीज, आपने वो कंसिडर करा, 5 यूनिट्स आया। अब जब आप होल्डिंग पीरियड निकालते हो तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न में क्या हो जाता है, एनएवी आप क्या लेते थे फॉर्मूला, एनएवी बिगनिंग क्लोजिंग का, एनएवी बिगनिंग का अपॉन कोई आपकी इनकम हुई, अच्छा इसमें तो इनकम होगी नहीं, अपॉन एनएवी 0 इंटू 100। अब जो ये वाले यूनिट से ये शुरू के यूनिट्स आ जाते हैं, 10,000 इंटू 10 वाला फिगर यहाँ पे ओपनिंग वाला, यहाँ के जो यूनिट्स आते हैं ये 55 इंक्लूड करके आएंगे, ये 5 यूनिट्स इंक्लूड करके आएंगे, 110 प्लस 5, यहाँ पे 110 ही ले लो, चलो 110, यहाँ पे आ गया 115, और ये प्राइस हो गया इसका जो भी आपका एंड पे रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डिस्क्राइब करा हुआ है, मैं फॉर्मूले से कल इसलिए नहीं ले गई थी क्योंकि मैंने, मुझे लगता है फॉर्मूला ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, ताकि ये याद ना करना पड़े, बट फिर भी फॉर द सेक, टोटल यील्ड कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड मेरी ये हो गई, नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड जो आपने इनिशियली परचेज करे थे जो थे 110, यूनिट्स रिसीव्ड अंडर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट या बोनस प्लान 5, ये ऐड कर दिया इनटू आपका एनएवी क्लोजिंग का, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, एनएवी आपका क्लोजिंग का, ठीक है। उसके बाद आप माइनस किससे करोगे, बिगिनिंग का, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बिगिनिंग जो आपने इनिशियली परचेज करे थे 110, और एनएवी आपका बिगिनिंग का। आर वी वेरी क्लियर हियर? इसमें कोई प्रॉब्लम, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअल रिटर्न, री इन्वेस्टमेंट वाला, डिविडेंड पे आउट वाला, क्योंकि अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाने वाली हूं आप लोग को जो कल 2 होमवर्क वाले थे। सो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू करती हूं, एक सेकेंड। सबसे पहले कल हमने कितने क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक एनएवी का था। अच्छा गाइस, यू वोंट बिलीव, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसी पैटर्न का बेसिक क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली 1, मैं बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपने होमवर्क पे ये वाला करा था, ये मैंने दोबारा मेंशन नहीं करा, बट ये सेम पैटर्न का था। वेट, आज मैं ये ना नोट डाउन ही कर लेती हूँ आपके टेस्ट या नॉलेज के होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क में आपका आ गया टेस्ट या नॉलेज का क्वेश्चन 9। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्या था क्वेश्चन नंबर, हाँ, सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जिसमें आपको अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस करने, अदर लाइबिलिटीज माइनस करनी है निकालने के लिए, ये एमसीक्यू में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है अभी एग्जाम में, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया अभी May 25 वाले एग्जाम पे, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। एक बार आपसे ये पूछा कि नेट एसेट्स यहाँ पे कितना वैल्यू हो रहा है, आपसे शायद एक बार ये एनएवी पर यूनिट पूछा था, और ये नेट एसेट कितना आ रहा है। सो ये जो 3 बोल्ड करी हुई है ना चीजें, मस्ती में नहीं बोल्ड करी हुई, ये 3 का आपको क्वेश्चन था, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। अभी मैं क्लास के एंड में कराऊंगी और आप ही लोग उसका आंसर दोगे। ओके, ये हमने क्वेश्चन 4 देख लिया था। इसमें एक कैच ये था, मेरे को रेड फ्लैग्स बता देती हूँ, ये फेस वैल्यू गिवन है तो आपको 175% फेस वैल्यू का लेना था, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, अभी इसमें कुछ ओपनिंग कैश बैलेंस निकाल लेना बेसिक है, और इसमें और कोई तो कैच अभी था नहीं।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा, इसमें इक्विटी शेयर्स अप्रिशिएट हो रहे थे 15% से, जो आपको मार्केट प्राइस में करना था। क्यों? क्योंकि आप 15% 100 रुपए का तो बढ़ाते नहीं, तो वो 115 रुपीज हो जाता, इसलिए आप यहाँ 320 करते हुए आईसीआई ने मार्केट प्राइस पे अज्यूम करा हुआ है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे इंटरिम वाला मैंने शुरू में इसी क्वेश्चन का बताया था कि पहले इंटरिम देते हैं, उसके बाद आपका फाइनल बोनस इशू होता है। तो ये देख लेना इस क्वेश्चन का कैच। क्वेश्चन नंबर 6 था क्या होमवर्क? नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यही कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2-3 कैच थे। अदर फिक्स्ड का आपको कॉस्ट पे लेनी थी, और यहाँ पे एक और कैच था, ये यहाँ पे कर, हाँ ये इसी का कैच था। तो ये आप देख लेना, उधर आपको करंट रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पे आपको नीचे बोला था इसको कॉस्ट पे लेना है। ये मैंने छोटा सा जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया क्या। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कल के होमवर्क का सॉल्व कराती हूँ। यहाँ पे You want me to solve this question or should I go ahead? मुझे लग रहा है एक बार करवा लेना चाहिए। आप लोग एक बार बताओ, should I solve this? मैं स्टार्ट कराती हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोग बताते जाओ साथ साथ। ओके, सो 1 अप्रैल को म्यूचुअल फंड ने इशू करा था 20 लाख यूनिट्स 10 के। तो सबसे पहले उनके पास जो कैश आया था वो था 200 लैक्स। उसके बाद रिलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस था, ओके मैं सॉल्व करा ही रही हूँ। रेलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस थे 12 लैक्स। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे माइनस कर दिया इनिशियल एक्सपेंसेस, दैट इज 12 लैक्स। उसके बाद इट इन्वेस्टेड, मैं एक एक स्टेप, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं साथ साथ पढ़ती जा रही हूँ और सॉल्व करती जा रही हूँ। इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेज्ड इन कैपिटल मार्केट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो 185 लाख। तो क्या हुआ, मैंने मेरे सारे इन्वेस्टर से 200 लाख लिया, आगे मैंने अलग अलग सिक्योरिटीज पे 185 लाख इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने परचेज कर लिया सिक्योरिटीज 185 लाख का। तो 200 माइनस 12 माइनस 185 से आ गया मेरा 3 लाख ओपनिंग कैश बैलेंस। ये थोड़ा रेड फ्लैग है, याद रखना, लोग भूल जाते हैं। कंसिडर मैं भी भूल जाती थी एग्जाम पे, ठीक है, तो आप लोग भी रखो कि कोई भी भूल सकता है, इट इज वेरी नॉर्मल। ड्यूरिंग द मंथ इट डिस्पोज्ड ऑफ सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टिंग 60 लाख फॉर 63 लाख। हमने कुछ सेल करा तो कैश आएगा। अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या है, ये इतना फैंसी मैं इसलिए लिखती हूँ पूरा पूरा, धीरे धीरे मेरे साथ सुनोगे ना आप लोग तो ये टर्म्स की आदत हो जाएगी। एग्जाम पे ना आंसर्स आपको एग्जामिनर को डेजर्ट प्लेटर में देने चाहिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ। इतना अच्छे फॉर्मेट में दो, ऊपर हेडिंग, अभी तो मैंने डाल दी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब हेडिंग डाल डाल के कि उसको ऐसा लगे कि बिल्कुल एक परोस के दिया है। ये कितना आया, 63 लाख। क्या मैं 60 लाख का कुछ करूंगी? आगे देखेंगे। एंड यूज द प्रोसीड इन परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ 56 लाख। अब मैंने बाय कर ली परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, कैश गया मेरा 56 लाख का, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ वर 8 लाख ऑफ विच 10% वर इन अरियर्स। तो मेरे एक्चुअल जो एक्सपेंसेस थे वो थे 8 लाख का 8%, कितना है, सॉरी 8 लाख का 90%, क्योंकि 10% थे अरियर के, ये हो गया 7.2 लाख। अब अरियर्स मैं एनएवी के कैलकुलेशन में लूंगी, मैं यहां लिख देती हूँ, जो माइनस होएगा अरियर्स, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ, अरियर्स ऑफ एक्सपेंसेस कितना आएगा, 8 लाख का 10%, दैट इज 0.8। तो ये 7.2 लाख कैसे आया, 8 लाख माइनस 10%, या आप 8 लाख का डायरेक्ट 90% ले लो, वेरी इजी। हमने देखो मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन डील कर लिया। अप्रैल में क्या हुआ, फंड रिसीव डिविडेंड अमाउंटिंग टू 2 लाख। चलो पैसा आया, डिविडेंड रिसीव्ड 2 lakhs। उसके बाद एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग। थोड़ा यहाँ मैसी हो गया है, उसने डिस्ट्रीब्यूट करा 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग। मुझे ये बताओ आप लोग, मैंने क्या बताया था, रियलाइज्ड अर्निंग क्या होती है, 2 तरीके की। आई वांट सबके आंसर लिखे, सब आंसर लिख के बताओ कि कौन सी 2 तरीके की अर्निंग होती है। आप लोग से आंसर चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी टाइप करके भेजो। एक होता है मेरा डिविडेंड, दूसरा होता है मेरा कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि इसको कितना डिविडेंड मिला था,
डिविडेंड मिला था यहाँ पे 2 लाख रुपीस का, ओके 2 लाख रुपीस का, और मैंने बोला था ये मैं बाद में बताऊंगी। आपकी सिक्योरिटीज का कॉस्ट था 60 लाख जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी 63 लाख की। तो हमने क्या देखा, डिविडेंड था मेरा, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, डिविडेंड था मेरा 2 लाख का और कैपिटल गेन हुआ था मेरा 3 लाख का। सिक्योरिटी सेल कितने की हुई थी, 63 लाख की, जिनका कॉस्ट था 60 लाख का। ये 63 लाख का हमने कैश मूवमेंट ले लिया था। अब जितना आउटफ्लो हो रहा है, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है आपको 80% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, 2 लाख का 80% मेरा कितना हुआ, 2 लाख का 80% मेरा हुआ 1.6 लाख। मैंने 1.6 लाख सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल गेन मेरा कितना हुआ, 3 लाख का, 3 लाख का 80% कितना हुआ, 2.4 लाख। 3 लाख इन 2.8, 2.4 लाख। 2.4 और 1.6 मेरा आउटफ्लो होगा। ये पॉइंट पे अगर किसी को डाउट है मेरे को मैसेज कर दो आप लोग, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सो मेरा जो आउटफ्लो होएगा, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ यूनिट होल्डर को, वो मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ यूनिट होल्डर को, सबसे पहले मैं दे रही हूँ डिविडेंड 80% जितना एक्चुअल था, तो 2 लाख का कहां गया, 2 लाख लिखा है मैंने का 80% 1.6 लाख। फिर मैं दे रही हूँ कैपिटल गेन 2.4 लाख। आर वी वेरी क्लियर हियर। अब आप लोग बोलोगे क्या क्या करा, मैं फिर से बताती हूँ। 63 लाख आया था, मैंने वो यहाँ पे नोट कर लिया 63 लाख। उसके बाद 60 लाख में मैंने नेट उसका कैपिटल गेन निकाला। 60 लाख के अमाउंट का हम कुछ और ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो 60 लाख ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, On 30th April, market value of portfolio is 198 लाख। क्लोजिंग वैल्यू आपकी पोर्टफोलियो की आ गई 198 लाख। मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी यहाँ पे, एक सेकेंड। क्लोजिंग वैल्यू आ गई 198 लाख। क्लोजिंग वैल्यू आ गई, मैं अभी दिखा देती हूँ, ये मैं दिख नहीं रहा होगा, 198 लाख। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके तो सबसे पहले आप एनएवी निकालो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैलसीज में कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ आप लोग। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग कॉपी मेंटेन करके सॉल्व भी करते जा रहे हो। सो 300 माइनस 12 माइनस 185 ब्रिंग्स इट टू, सॉरी 200 है ये, 300 दिख रहा था मुझे, ब्रिंग्स इट टू 3 लाख प्लस 63। आंसर भेजो मुझे। दिस ब्रिंग्स माई आंसर 2.8 lakhs। मुझे आंसर्स किसी के अभी तक आए नहीं है, आई एम अज्यूमिंग टाइमिंग डिफरेंस है, आप लोग भेज रहे हो मेरे को। सो क्लोजिंग कैश बैलेंस आया 0.8 लाख। क्लोजिंग, अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस लिख लो 0.8। क्लोजिंग वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो की, सेकेंड उठा लो इसको ऊपर, क्लोजिंग वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो की थी 198। अरियर्स हमने शुरू के पहले ही लिख लिया था लास्ट में माइनस करने के, नहीं तो हमें पता है हम भूल जाते। तो यहाँ पे मेरा जो नेट एसेट आया है दैट इज 198 लाख। आर वी वेरी क्लियर हियर। चलो इधर पे देखते हैं, एक सेकेंड, आप लोग को देखेगा नहीं। यहाँ पे मेरा जो नेट एसेट्स आया है वो है 198 लाख। अब मैं लास्ट स्टेप नहीं करा रही हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स 20 लाख बोले थे, डिवाइड बाय 20 लाख, 9.9 मेरा आंसर आ जाएगा एनएवी पर यूनिट। आर वी क्लियर हियर, आर वी क्लियर हियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली मांग क्या रहा है, ये तो मैंने निकाल के दिया एनएवी। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, मिस्टर आकाश, आकाश जी आए हैं। आकाश कौन है, एक इन्वेस्टर। मेरा एक स्टूडेंट है आकाश जो करता है इन्वेस्ट। अपनी क्लास में कोई आकाश है क्या? सब्सक्राइब 100 यूनिट्स ऑन 1 अप्रैल। टाइमलाइन के हिसाब से 1 अप्रैल 2025 को उसके यूनिट्स थे 100 एंड उसने क्लोजिंग पे 30th अप्रैल को डिस्पोज ऑफ कर दिए अपने सारे 100 यूनिट्स। 30th अप्रैल को आपका एनएवी 1 का क्या प्राइस था, हमने निकाला 9.9 और यहाँ पे मेरा क्या प्राइस था 10। एनएवी 0 का, 0 और 1 में डिनोट करूंगी बिगिनिंग और एंड के लिए।
व्हाट इज हिज एनुअल रेट ऑफ अर्निंग। अब हम कर लेंगे। अच्छा सुनो, फिगर्स आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालने थे, वो आप लोग ध्यान रख लेना। ओके सो अब आपको बोल रहा है उसका अर्निंग कितना हुआ। मैंने तब अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल आपको दिया था, टोटल अर्निंग कितना हमने बांटा था 1.6 लाख प्लस 2.4 लाख। 1.6 लाख मैंने सारे यूनिट होल्डर्स को बांटा था और सारे यूनिट होल्डर्स को 2.4 लाख, ये उनकी अर्निंग हुई। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैं दोबारा दिखा रही हूँ, 1.6 लाख और 2.4 जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था नीचे। उसके बाद ये मेरे को पर यूनिट का निकालना पड़ेगा, डिवाइड कर दूंगी 20 लाख से। सो 1.6 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय 20, 0.2 उसका एक यूनिट का अर्निंग आ गया। उसके बाद चेंज इन एनएवी कितना हुआ, 10 माइनस 9 सॉरी अपन करेंगे 9.9 एनएवी 1 का माइनस 10, तो यह आ जाएगा 0.1 नेगेटिव में। अब मेरा नेट अर्निंग यील्ड ऊपर कितना आ गया, 0.2 माइनस 0.1 मेक्स इट, अब डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे यहाँ पे 10 इंटू 100, तो दिस मेक्स योर आंसर टू 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, सीधे सीधे आपको कितना आंसर आ गया, 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 मेक्स योर आंसर टू 1%। ये 1% आपका कितने पीरियड का रिटर्न है, ये 1% आपका 1 मंथ का रिटर्न है। ये है आपका 1 मंथ का रिटर्न। अब आपको निकालना है एनुअलाइज्ड रिटर्न। आप क्या करोगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इंटू 12 बाय नंबर ऑफ मंथ्स, ऑलरेडी कितना दिया हुआ था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न 1% आया इंटू 12 बाय 1 मंथ, तो आपका आ गया 12%, आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न आ गया, जो यहाँ पे आंसर है। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मैं इसमें एक ट्रिक बताती हूँ आप लोग को। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं करना था, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताती हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आप लोग शायद ये बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला होता है NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, ये पर यूनिट डिवाइडेड बाय NAV0, ठीक है, इंटू 100। एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, इंटू 100, ये फॉर्मूला क्लियर है। NAV1 था 9.9, NAV0 था 10। मेरा जो मैंने डिविडेंड बांटा, टोटल मैंने बांटा था 1.6 लैक्स, कैपिटल गेन जो बांटा वो बांटा था 2.4, तो ये टोटल था, तो 1.6 प्लस 2.4 लैक्स डिवाइडेड बाय 20 लाख यूनिट करके मेरा आंसर 0.2 आया था, तो इसलिए यहां मैंने 0.2 ऐड कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा नीट कर देती हूँ, ये हम फॉर्मूले में थे, इसमें हमने क्या करा, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 10 इंटू 100, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आंसर आता है, इसको आप प्लस माइनस करके देखोगे, 9.9 माइनस 10 माइनस 9.9 माइनस 10 माइनस 0.1 है, यहाँ नहीं 10 है, माइनस 10 से आपका आंसर आता है माइनस 0.1, प्लस आप करोगे 0.2, तो आपका जो यहाँ पे फिगर आएगा दैट विल बी 0.1, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू 100, इससे आपका आंसर आ रहा है 1%। नाउ आई थिंक इट विल बी वेरी क्लियर, एंड अगर फिर भी क्लियर नहीं सो डिस्कस विथ मी आफ्टर क्लास, तो मैं दोबारा बता दूंगी। ओके सो ये आपका फाइनल आंसर एंड दिस इज ऑल व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। ओके हाँ, तो मैं कहा थी, ये तो देखो अपना कल का ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 यू वांट मी टू डू, या आप लोग करके आए हो, मैं एक बार गो थ्रू, फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपका, मैं जल्दी जल्दी एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा था, SBI म्यूचुअल फंड हैज NAV 8.5, बच्चों की तरह कराती हूँ, NAV 0 था आपका 8.5 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड मतलब NAV 1 आपका कितना है 9.5। अगर नहीं कराना होगा बता देना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। 9.1 है, सॉरी ये 9.1 है आपका। उसके बाद आपका क्या है, डिविडेंड कितना बांट रहा है और कैपिटल गेन कितना है 0.9 और यहाँ पे 0.75। ओके सो फंड की अर्निंग पूछ रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या बताया था, NAV1
माइनस एनएवी 0, इससे चेंज इन एनएवी आ जाएगा, प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन क्या कर देंगे एनएवी 0 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना है 9.1 माइनस 8.5 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन अपॉन एनएवी 0 कितना था हमारा, एनएवी 0 कितना था हमारा 8.5 इंटू 100। इससे आपका आंसर आ जाएगा क्या 9.1 माइनस 8.5 प्लस 0.9 प्लस 0.75 into 100 divided by 8.5 brings your answer to 26.47%. उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 2 मार्क्स आपको मिल गया। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज ट्रस्ट मी, छोटी छोटी केस स्टडी दे देगा 4 मार्क्स की 6 मार्क्स की। Had these distributions been reinvested at average NAV 8.75, जो मैंने रेड फ्लैग बताया था कितने पे री इन्वेस्ट कर रहे हो क्वेश्चन में गिवन है, assuming 200 यूनिट्स was originally purchased, तो आपको रिटर्न निकालना है कितना होएगा री इन्वेस्टमेंट के केस में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं इसको नीचे कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आप री इन्वेस्ट करते, री इन्वेस्ट कितना करते 0.9 प्लस 0.75 टोटल इंटू 200 यूनिट्स, तो आपका री इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाता, री इन्वेस्ट करने का अमाउंट आ जाता। मुझे अमाउंट निकाल के तो दे दो एटलीस्ट। इसका फाइनल आंसर आप लोग मुझे तो जल्दी आंसर भेजो मुझे सीधे। यहाँ पे 330 रुपीज आपका यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट अमाउंट आया। ये री इन्वेस्टमेंट अमाउंट को आप कितने रुपीज से री इन्वेस्ट कर रहे हो, जो मैंने रेड फ्लैग बताया था, डिवाइडेड बाय 8.75, तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे एडिशनल यूनिट्स। 330 डिवाइडेड बाय 8.75 से यूनिट्स आते हैं 37.71 यूनिट्स। यूनिट्स मैंने 2 डेसिमल तक क्यों लिए, बिकॉज ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, मैं फिर से बताती हूँ। यूनिट्स आपको लेने हैं 2 डेसिमल, एनएवी का वैल्यू आपको लेना है, एनएवी का वैल्यू आपको लेना है कितना 4 डेसिमल, और जो फाइनल आंसर आता है लास्ट वाला जो एनएवी आता है वो आपको लेना है 2 डेसिमल। मैं हर चैप्टर के साथ ये क्यों रिवाइज करा रही हूँ, ताकि आप लोग को याद रहे एग्जाम के लिए, आप लोग भूलो नहीं। और आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोगों ने कल अपनी कॉपी में ये 3 चीजें लिख ली होगी। लास्ट पेज पे म्यूचुअल फंड में कैसे लिखना, म्यूचुअल फंड यूनिट्स का ऐसा, एनएवी वैल्यू ऐसा, और एनएवी जो आपका लास्ट का है वो ऐसा, तो ये आप लोग लिख लेना। ओके, अब मैं क्वेश्चन से डेविएट हो गई, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। अब मुझे निकालना है क्या, रिटर्न निकालना है। मैं अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर रही हूँ, रिटर्न कैसे आएगा। इनिशियल यूनिट्स कितने थे मेरे 200 यूनिट्स, 200 प्लस 37 237.71 यूनिट्स इनटू जो मेरा एनएवी का अमाउंट था क्लोजिंग का वो कितना था 9.1। इससे मैं माइनस क्या कर दूंगी, इनिशियल बिगिनिंग वाला 200 यूनिट्स पे कितना था 8.5, तो इससे मेरा आंसर ऊपर का आ जाएगा 237.71 इंटू 9.1 एम प्लस 200 इंटू 0.5 एम माइनस डिवाइडेड बाय, इसको मैं एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे, 8.5 है, ये मैंने 0.5 ले लिया तभी मेरा आंसर गलत आया। 237.71 इंटू 9.1 एम प्लस 200 इंटू 8.5 एम माइनस 463 मेरा न्यूमरेटर आया। 463 में कलर चेंज करती हूँ, 463.16 मेरा आया, डिवाइडेड कर दूंगी 1700 से, दिस इज इक्वल टू 1700, 200 बाय ये जो आपका बिगनिंग का था, तो दिस इज योर आंसर। आप निकाल दो 463 बाय 1700 इंटू 100, 27.24% आंसर आया है। आर वी क्लियर हियर। ये पूरा मैंने कल का आप लोग को एक 30 मिनट्स में, अराउंड 30-40 मिनट्स में रिवाइज करा दिया। इसमें आप लोग को कोई क्वेरी है तो मैं आज के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ूं। आई विल वेट टिल योर आंसर्स कम। कौन कौन है बताओ, कोई क्वेरी है इसमें, मैं आगे बढ़ूं। एंड मुझे ये बताओ, आप लोग होमवर्क करके भी आए थे क्या, डिड यू गाइज इवन डू योर होमवर्क और नॉट। हाँ हाँ, आप लोग ने होमवर्क करा था। चलो, नाउ इट इज क्लियर। अब मैं क्वेश्चन 11 करती हूँ रीड। इसकी अप्रोच मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टडी म्यूचुअल फंड स्कीम
एसेट की वैल्यू बिगिनिंग में दी है 65.78। बिगिनिंग वैल्यू मतलब सारा मैं गिवन लिख लूंगी। एनएवी 0 का दिया हुआ है 65.78। उसके बाद मुझे क्या बोल रहा है, एनुअल रिटर्न मुझे दिया हुआ है 15% का। उसके बाद जो इसने डिस्ट्रीब्यूट करा है इनकम, में साथ में एडिशन ले लूंगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूट जो करा है दैट इज 0.5 एंड 0.32, जिससे आपका आ जाता है टोटल 0.82। एंड आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, यू हैव टू कैलकुलेट एनएवी इन द बिगनिंग। ये हम ले लेंगे x। अब आप बताओ मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, NAV1 माइनस NAV0 प्लस मेरा जो भी गेन हुआ, इनकम हुई, डिवाइडेड बाय NAV0 इंटू 100। ओके, तो यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, होल्डिंग पीरियड। ये अप्रोच आप समझ रहे हो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एनुअल रिटर्न। क्या मैं एनुअल रिटर्न को होल्डिंग पीरियड रिटर्न में कर सकती हूँ, तो पहले मैं वो करूंगी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, एनुअल रिटर्न इज इक्वल्स टू HPR इंटू 12 बाय एन। एन आपका कितना है, यहाँ पे 1 मंथ की बात हो रही है। एनुअल रिटर्न है कितना, 15% का, इज इक्वल्स टू HPR अपॉन ये 12 हो जाएगा, तो आपका पर मंथ का होल्डिंग पीरियड निकल आएगा 1.25%। इज इट क्लियर। उसके बाद अब मैं सारे फिगर्स इक्वेट कर दूंगी तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वो कैसे आया, मेरा 1.25 ये है, एनएवी बिगिनिंग का x है, 0 है 65.78 प्लस मेरा गेन 0.82 अपॉन 65.78 इंटू 100। ये कैलकुलेट करके इक्वेशन सॉल्व करके मुझे आंसर आप लोग भेजोगे, मैं नहीं करूंगी यहाँ पे। मुझे आंसर्स नहीं आया, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मेरा NAV1 का क्या आएगा, जो मेरा x का वैल्यू है वो क्या आएगी मुझे बताओ। मैंने निकाल लिया है आंसर। एक आंसर मेरे पास आया है 147.185। और आंसर दो, एक आंसर ये आया है, दूसरा आंसर वेयर आर यू ऑल, सेकेंड आंसर दो जल्दी। ओके, सो अब मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। इट इज 65.78। It is a simple calculation of solving this equation. So I guess you can try it again. फिर भी अगर नहीं हुआ तो मेरे से पूछ लेना दोबारा। I'll help you out. यह आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो May 24 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। टेस्ट या नॉलेज का क्वेश्चन 6 डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। प्रोवाइड अ ब्रीफ कमेंट ऑन द मंथ एंड एनएवी। मेरा जो मंथ एंड का गुड रहमान एक आंसर मेरे पास आया था, फर्स्ट आया था 147.185, दूसरा आंसर आया था 65.78 एंड दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर। एंड उसके बाद आपको बोल रहा है 65.78 मंथ एंड का एनएवी है, एनएवी बिगनिंग का कितना है 65.78। आपसे वो कमेंट मांग रहा है, क्या होगा देर, द कमेंट आपका क्या होगा, देर विल बी नो चेंज इन एनएवी। इसमें कोई क्वेरी किसी को, ये देखो, आर वी क्लियर हियर। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। मुझे लग नहीं रहा ये सॉल्व कराना चाहिए, मैं सोच रही हूँ ये होमवर्क दे दूं या क्लास के एंड में करा दूं। काइंडली नोट डाउन टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं क्लास के एंड में करा दूंगी। मैं इसकी अप्रोच बता देती हूँ, मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ अगर रिक्वायर्ड है, या तो चलो शॉर्ट में मैं कर ही लेती हूँ। म्यूचुअल फंड दिया है, उसका बिगनिंग एंड का एनएवी दिया है। वो आपको दो चॉइसेस देगा इसमें, एक आपको होगा डिविडेंड पे आउट प्लान से निकालना होगा आपको रिटर्न,
और दूसरा आपको री इन्वेस्टमेंट प्लान से। तो सिमिलर क्वेश्चन मैं बार बार नहीं करूंगी, आप इसके रिटर्न्स निकाल लेना। पूछेगा कौन सा बेटर है, तो जिसका ज्यादा रिटर्न वो बेटर म्यूचुअल फंड स्कीम होती है आपकी। तो ये आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं एक क्या करती हूँ, पीडीएफ बना के आप लोग को भेज दूंगी, पीडीएफ बना के आप लोग को भेज दूंगी जो अलग अलग होमवर्क क्वेश्चन है ना, ताकि यू कैन सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आर यू गाइज रेडी? शुड आई बिगिन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हो, टेस्ट या नॉलेज का क्वेश्चन 10 ओपन कर लो, जुलाई 21 में आया है, मार्च की एमटीपी में आया है। दिस क्वेश्चन कैन अगेन कम इन एग्जाम, और मैं एक हिंट और दे रही हूँ, इसका एमसीक्यू भी है भाई। चलो सब अपना फोकस यहाँ रखना, बहुत आराम से हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे देना, बहुत धीरे धीरे मैं लेके चलूंगी आपको। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मिस्टर सिन्हा हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम एक्स वाई जेड। ठीक है, हम एक्स सॉल्व करेंगे सिर्फ। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 1 दिसंबर 2024, वाई में दिया है 1 जनवरी एंड इसमें 1 मार्च। सबसे पहले डेट्स अलग अलग दी हुई हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है सबका अलग अलग। ओपनिंग एनएवी क्या होता था अपना, एनएवी 0। आर वी वेरी क्लियर? ये हम जो टर्म यूज करते हैं, 10.5 आपको गिवन है। डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31 मार्च है 9500, ये टोटल डिविडेंड मिला है। क्लोजिंग एनएवी 1 जो हम लेते हैं वो है 10.4, क्वेश्चन में गिवन है। इसमें कोई क्वेरी? आई डोंट थिंक। आपको निकालना है इफेक्टिव यील्ड। मैंने बताया था एनुअल रिटर्न, एनुअलाइज्ड यील्ड, इफेक्टिव यील्ड एक ही है। इफेक्टिव यील्ड से ये मैंने ब्रैकेट में आप लोग के लिए दिया, एग्जाम में नहीं दिया रहता। सी मैं इतना इजी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम प्रॉब्लम ना आए और वो टर्म्स बैठ जाए। तो एग्जाम में अगर सिर्फ इफेक्टिव यील्ड देगा ना तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम के नोट्स पे तो एनुअल रिटर्न भी बोला था। इफेक्टिव यील्ड का मतलब ही एनुअल रिटर्न होता है। ऑन पर एनम बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ 3 स्कीम्स, तो मिस्टर सिन्हा उसका आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव यील्ड तीनों स्कीम का। नंबर ऑफ डेज लेना है 365 डेज, और उसके बाद आपको फ्यूचर एक्शन बताना है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप लोग को अप्रोच क्लियर हो जाए। आपको क्या निकालना है, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मैं डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला दे देती हूँ जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न के कॉन्सेप्ट से बताया था। एचपीआर का क्या आ जाएगा, एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 प्लस आपका डिविडेंड है, कैपिटल गेन तो इसमें है नहीं और हम कुछ लेंगे नहीं, डिवाइडेड बाय एनएवी 0 इंटू 12। हम यहाँ 12 क्यों नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे, एक सेकेंड में शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ डेज 365, डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ डेज से। ओके, तो एक एक करके ये फॉर्मूले को बेस लेते हुए हम चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे। ये फॉर्मूले में किसी को डाउट है? सबसे पहले हम इसको टेबल फॉर्मेट में क्यों कर रहे हैं, आपको 3-3 का निकालना रहेगा तो टेबल फॉर्मेट में आपके लिए बहुत इजी हो जाता है करना। एक सेकेंड मैं यहाँ पे थोड़ा अपने लिए भी इजी कर लूं, टेबल फॉर्मेट बना के। सीधी है ना लाइन? ओके, टेढ़ी है बट इट्स ओके। सो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया, मेरा अमाउंट आ गया, अमाउंट इन रुपीज, ये सब ना आप लोग खुद से लिख दिया करना, ये मैं अभी बता रही हूँ बट एग्जाम पे लिख ही दिया करना। सबसे पहले आपको दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिया है, 5 लाख का। मैं इन्वेस्टमेंट कहां से लिया है, ये मुझे दिया है इन्वेस्टमेंट। आंसर मत देखना आप लोग, यहां ध्यान देना। नेट एसेट वैल्यू ओपनिंग का दिया है सेकंड, एनएवी ओपनिंग का मेरे को दिया है 10.5। ये दोनों से क्या मैं नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकती हूँ, क्या मैं नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकती हूँ? नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनएवी। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10.5 से मेरा यूनिट्स आ गए 47619, और यूनिट्स मैं लूंगी 2 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद फोर्थ मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये डिविडेंड डायरेक्टली दे दिया मेरे को 9500। उसके बाद ये रुपीज में दिया है और ये हमने निकाले हैं यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है, एनएवी क्लोजिंग का, वो कितना दिया है, ये दिख रहा है ना आप लोग को, मैं एक सेकेंड इसके बाद ऊपर कर दूंगी। एनएवी क्लोजिंग का मेरे को दिया है 10.4।
अब मैं यहाँ पे निकालूंगी 6, अच्छा फॉर्मूला भी तो देखना जरूरी है, टोटल एनएवी एंड का। वो कैसे आएगा, ₹10.4 इंटू मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स 47619.04, सो 47, यहाँ पॉइंट है, एक सेकेंड, क्या पॉइंट से मेरा खुद का ही आंसर गलत हो जाता है। ओके, सो 10.4 इंटू 47619.04, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 495238.016। ठीक है, आपका टोटल एनएवी आ गया। अब आपको ये एनएवी आ गया है, ये एनएवी आपको पता है और ये आपका डिविडेंड आपको पता है, तो आप क्या न्यूमरेटर निकाल लोगे, टोटल यील्ड। मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ टोटल यील्ड। टोटल यील्ड में मैं क्या करूंगी, ये माइनस कर देंगे, मतलब दिस माइनस दिस, प्लस आप क्या करोगे डिविडेंड। तो मैं क्या करूंगी, टोटल यील्ड कितना हो जाएगा, कॉलम रो नंबर 6 माइनस रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 4, ये आप लोग को समझ आया। सो 495238 माइनस कर दूंगी 5 लाख, नेगेटिव में जा रहा है, प्लस मैं करूंगी डिविडेंड 9500, तो मेरा ऊपर का न्यूमरेटर आ गया 47380.016। आपको आपको यहाँ पे 4738.016 है, ये मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 4738.016। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है, ये क्लियर है। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ डेज, क्योंकि यहाँ 365 है। नंबर ऑफ डेज आप कब से निकालोगे, मैं आपको बताती हूँ। आपकी जो है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, ये मैं पूरा डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। आपकी जो मैं दो चीजें हाईलाइट कर रही हूँ, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 1 दिसंबर, यहाँ पे आपको कब तक लेना है, 31 मार्च। तो मैं क्या लूंगी, 1 दिसंबर 24 से लेके मैं जाऊंगी 31 मार्च 25 तक। नंबर ऑफ डेज कितने होंगे मेरे दिसंबर के, दिसंबर के हो गए 31 डेज, जनवरी के हो गए अगेन मेरे 31 डेज, फरवरी के 28 या 29 डेज, बिकॉज इट इज नॉट अ लीप ईयर, 2025 है आपका ईयर, मार्च में 20, ये आपका फेब 25 है, तो आप इसमें डेज लोगे 28 डेज, एंड आपका आ जाएगा यहाँ मार्च का, दैट इज 31 डेज। इसका टोटल कितना हुआ, दैट ब्रिंग्स इट टू 121 डेज। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ डेज भी आ गए 121। अब इसको मैं वो फॉर्मूला पे पुट कर दूंगी एनुअल रिटर्न निकालने के लिए। मेरा फॉर्मूला क्या है, यील्ड, रो नंबर 7 में जो हमने निकाला यील्ड डिवाइडेड बाय जो आपका बिगिनिंग में था कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 इंटू 365 डिवाइडेड बाय, मैं नंबर ऑफ डेज करूंगी, ऊपर हमने फॉर्मूला देखा, ये क्या होगा, कॉलम 8 रो 8 इंटू 100। तो ये मैं फिगर्स भी डाल देती हूँ आप लोग की ईज के लिए। कॉलम 7 क्या था, 4738 पॉइंट दिख रहा है ना, रुको, 4738.016 डिवाइडेड बाय 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, इंटू 365 डिवाइडेड बाय आपका रो था 121 इंटू 100। इससे मेरा क्या आंसर आया है, 4738.016 इंटू 365 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख डिवाइडेड बाय 121 ब्रिंग्स माय आंसर टू 2.85%। यहाँ पे कितना आंसर आया है, 2.85, 3 डिजिट्स तक ले लेंगे, 2.859, मेरा भी सेम आंसर आया 2.859। सो दिस इज योर आंसर। हमने क्या करा, क्वेश्चन में क्या हुआ मैं बताती हूँ। इन्वेस्टमेंट्स था 5 लाख, ओपनिंग एनएवी हमने लिया, मेरा ही सोल्यूशन देख लो। इन्वेस्टमेंट्स था 5 लाख, आपने ओपनिंग एनएवी देखा, नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले, डिविडेंड ऐड करा, क्लोजिंग एनएवी निकाला, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके थे।
उसके बाद टोटल यील्ड निकाला, नंबर ऑफ डेज निकाला, तो आपने एनुअल रिटर्न निकाला। मैंने ईज के लिए सबसे पहले इसलिए क्या करा था, मुझे पता था आप लोग कंफ्यूज हो गया कुछ, एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला ऊपर मैंने पहले ही लिख लिया था ताकि कोई भी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन ना हो। ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने एक एक फिगर पुट करके मेरा एनुअल रिटर्न निकाल लिया। एनी क्वेरी गाइस, एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है इसमें? अभी पूछो जल्दी जल्दी। एंड यू वांट मैं आप लोग को म्यूचुअल फंड वाई का करने का अभी टाइम खुद दूं या आप लोग घर में करोगे? जल्दी बताओ। यू वांट, दो आंसर मेरे को एक साथ चाहिए। अभी आप लोग को ये क्लियर हुआ फर्स्ट? और म्यूचुअल फंड वाई सॉल्व करना है आप लोग अभी करोगे या घर में करोगे? आई शुड गिव यू टाइम राइट नाउ या घर पे करना है? क्लियर, वेरी गुड, इट इज क्लियर टू यू ऑल। बाकी कहाँ है? आई वांट सबके रिप्लाईज आए, जल्दी बताओ। ये मैं y वाला z वाला आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ। अगेन टेस्ट योर नॉलेज का आप लोग भी नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स आपको करने हैं, म्यूचुअल फंड y प्लस म्यूचुअल फंड x। ओके, ब्रेक भी दे दीजिए। ओके वेट, अभी मैं देती हूँ, अभी थोड़ा और कवर कराना है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अरे मैंने गलत ले लिया क्या? ओके, इसमें भी लेना पड़ेगा, ये इसका भी होमवर्क तो दूंगी। ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन था? टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, प्लीज सब नोट डाउन कर लो, मैं भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है? अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। मेन इसमें देखो नंबर ऑफ डेज का कैच था, आप लोग हैंडल कर लोगे। नंबर ऑफ यूनिट्स तो चलो इजी है, आप लोग हैंडल कर ही लोगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्वेश्चन क्या मांग रहा है? You are required to calculate effective yield on per annum basis in respect of three schemes. तीनों का हमने निकाल लिया, एक का 2.859 आया, एक का 10.139, एक का नेगेटिव आया। तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर रहेगा नेगेटिव वाले में नहीं करूंगी और एक्स और वाई में चूज करना रहेगा तो मैं वाई में करूंगी इन्वेस्ट। प्रोवाइड अ ब्रीफ कमेंट ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन ही शुड टेक फॉर फ्यूचर पीरियड। मैंने अभी अपना कोर्स ऑफ एक्शन तो बता दिया एज अ लेमैन। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफेक्टिव यील्ड स्कीम जेड में नेगेटिव है, स्कीम एक्स की लोअर है देन वाई। इट इज एडवाइज कि सिन्हा जी को क्या करना चाहिए? रिडीम करना चाहिए इन्वेस्टमेंट एक्स से एंड जेड से और आपको लगा देना चाहिए वाई पे। अपन ने भी यही बोला भाई, अपन ने भी सही बोला, सिन्हा जी को सही बताया, आप ऐसा ऐसा कर लो। आर वी क्लियर? आगे बढ़ू मैं? अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 14 कराती हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है यहाँ पे? मिस्टर वाई हैज इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम एज पर द फॉलोइंग। मैं या तो ये ना चलो मैं करवाती हूँ। आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, नेट एसेट वैल्यू दिया है, डिविडेंड दिया है, क्लोजिंग एनएवी दिया है, यील्ड दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को एनुअल रिटर्न दिया है। मैं लास्ट टाइम एक बार और फॉर्मूला लिख लेती हूँ मेरे बच्चों के लिए। NAV1 माइनस NAV0 प्लस मेरा डिविडेंड अपॉन NAV0 इनटू क्या नंबर ऑफ डेज या कुछ लेना? ओके 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इनटू 100। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला है इसका। अब एक एक चीज कुछ तो निकालने बोलेगा आपको, वो बताएगा क्या। अज्यूम 1 ईयर 365 डेज, हमने भाई पहले ही अज्यूम कर लिया देख के। वाई है, वाई भाई साहब है, उसने मिसप्लेस कर दिए अपने डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस उसने करे, क्वेश्चन हम सॉल्व करके दें। हेल्प हिम फाइंड डेट ऑफ हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। आपको निकालना क्या है, मैं पहले ही यहां लिख देती हूं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओके, हाईलाइट भी कर दे रही ताकि भूलो नहीं। अब हम कैसे निकाले, कैसे निकाले? सोचो आप लोग 2-5 सेकेंड लो कि क्या अप्रोच रखे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। उसने आगे बोला आफ्टर असर्टनिंग द फॉलोइंग। उसने बोला भाई मैं बता रहा हूँ एक एक स्टेप चल लो, ऐसे आप लोग कर लोगे, जरूरी नहीं है एग्जाम में दिया हो। ये ऑलरेडी, ये अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है, अच्छे से कर लेना। एमटीपीज में आया हुआ है बट इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बोल रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना। नंबर ऑफ यूनिट्स में कैसे निकालूंगी? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट
डिवाइडेड बाय एनएवी बिगिनिंग का। इसमें कोई क्वेरी किसी को 2 लाख बाय 10 पॉइंट क्या दिया हुआ है, मैंने खुद ही उसको वो कर दिया, डिवाइडेड बाय 10.3। तो मेरा क्या आंसर आ गया, यूनिट्स है तो मैं कितने डेसिमल तक लूंगी, 2 डेसिमल तक, 19417.48। फर्स्ट आंसर मेरा क्लियर, 1 मार्क्स मुझे मिल गया। सेकेंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, टोटल एनएवी वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31 मार्च 2025। तो मैं क्या कर लूंगी, क्लोजिंग एनएवी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, बेसिक बच्चों जैसा क्वेश्चन है। तो क्लोजिंग एनएवी कितना दिया हुआ है, 10.25 इंटू 19417.48, 19417.48 इंटू 10.25, ये मेरा कितना आ गया, 199,029.17। आर वी क्लियर हियर, सेकेंड पार्ट भी हमने निकाल लिया, 1 मार्क्स और मिल गए। टोटल यील्ड, ये आपको देखो नंबर ऑफ स्कीम ईच यूनिट का पूछा था, अलग अलग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा था, ठीक है। इसको आप टोटल करके दे दोगे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक एक का निकाल के, इसका निकालोगे y का z का, ये हमने निकाल के दे दिया टोटल। आपको देखो क्या था, सबसे पहले फिर से बता रही हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स ईच स्कीम का बोला था, आप एक एक स्कीम का निकाल देना, 1 2 3। आपको बोल रहा है टोटल एनएवी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, y का भी और z का भी, तो आपका जो आएगा वो होगा टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, मुझे ये नीचे करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, टोटल यील्ड, टोटल यील्ड, टोटल रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज, मतलब तीनों इन्वेस्टमेंट का आपको निकालना है। तो सबसे पहले यील्ड का फॉर्मूला कितना होता था, सॉरी फॉर्मूला क्या होता था, अब मैं नहीं लिख रही, मेरे को ये पता है डिनोमिनेटर में इसका टोटल आ जाएगा बिगिनिंग में 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज 8 लाख। न्यूमरेटर में क्या आएगा, मेरा जितना मेरा क्लोजिंग एनएवी आया, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड जो हमने पहले करा था। तो इसके मैं अब आंसर्स डायरेक्ट उठा रही हूँ, जैसे हमने यहाँ 199,029 निकाला, 199,029.17 माइनस कर दूंगी 2 लाख, और आपका डिविडेंड पेड कितना है, रिसीव्ड 6,000, प्लस कर दूंगी 6,000, तो मेरा एक साल का आ जाएगा 199,029.17 माइनस 2 लाख प्लस 6,000, 5029, ये मेरा एक का आया। जैसे मैंने यहाँ 5029 एक का निकाला है, ये देखो ये मैंने निकाला 5029, यहाँ पे इन लोगों ने बाकियों का भी निकाला, क्योंकि हमें टोटल में बात करनी है। सो टोटल में कैसे बात होगी, y का z का टोटल, ये आपने यील्ड ले लिया, डिवाइड हमने भी 8 लाख से करा, इनटू 100 से मेरा आंसर आ जाएगा। आर वी क्लियर हियर, थर्ड पार्ट भी हो गया अपना। फोर्थ पार्ट इसका रेड फ्लैग है, इंपॉर्टेंट है, आराम से हम समझते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, तो मैं क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव यील्ड। तो इफेक्टिव यील्ड मतलब एनुअल रिटर्न क्या होता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इंटू 100, सॉरी होल्डिंग पीरियड रिटर्न इंटू आपका नंबर ऑफ डेज 365 बाय नंबर ऑफ डेज आप कर दोगे। होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको क्या निकाल लिया था आपने, यील्ड एक एक का निकाला अपॉन बिगिनिंग, यही होता है, इंटू 365 बाय नंबर ऑफ डेज इंटू 100। अब आपको एनुअल रिटर्न दिया हुआ है कितना, 9.66 इज इक्वल्स टू आपका जो यील्ड आपने निकाला था 5029 समथिंग आया था 0.17, बिगिनिंग में था मेरा 2 लाख, उसके बाद मेरा था इंटू 365 से मैं निकाल लूंगी नंबर ऑफ डेज इंटू 100। अब ये आप लोग मेरे को सॉल्व करके आंसर देंगे जल्दी जल्दी। एन क्या आया, मुझे आप लोग से आंसर चाहिए। अभी तक आप लोग के आंसर आए नहीं है मेरे पास।
करा किसी ने? चलो मैं इसको थोड़ा इजी आप लोग के लिए करती हूँ। ये हम कंबाइन अगर ना ले, अगर हम स्टेप बाय स्टेप ले, होल्डिंग पीरियड निकाले पहले, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना हो जाएगा? 5029.17 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। सो इससे आपका कितना आ गया एचपीआर? 2.514। तो आप डायरेक्टली इसकी जगह यहाँ पे ये फिक्स करो और मेरे को एन निकाल के दो। हमारा ये कितना इक्वेट करना है? 9.66। तो आप लोग करके देखो, एक बार आप ट्राई करो आंसर मेरे को, लेकिन आप लोग से चाहिए यार। हमें कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है? 9.66 इज इक्वल्स टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो हमने निकाला था 2.514 इंटू 365 बाय हम किससे करेंगे? एन। जल्दी जल्दी आंसर दो। एक फर्स्ट आंसर आ गया 95 डेज। बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी, मुझे सबसे आंसर चाहिए। मुझे मुझे एक बच्चे दो बच्चे के आंसर नहीं चाहिए। आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। दूसरा आंसर भी 95 डेज, फिर 95 डेज। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपके नंबर ऑफ डेज आ गए यहाँ पे 95 डेज। आर वी वेरी क्लियर? अब मैंने क्या बोला था, अपन को ध्यान रखना है क्वेश्चन ने मांगा क्या था। क्वेश्चन ने मांगा था आपसे डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कमिंग बैक, उसने मांगा क्या था? डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की डेट क्या थी? वो हमें निकालनी है। इन्वेस्टमेंट कब तक था आपका? ईयर एंड का 31 मार्च 2025। अब हमें डेट निकालनी है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की। यहां से मेरे को जाना है 95 डेज पीछे। सबसे पहले मार्च के हो गए 31 डेज, लीप ईयर नहीं है इसके 28 डेज, और इसके 31 डेज। तो 95 में मैं माइनस कर दूंगी 31, माइनस कर दूंगी 28 और माइनस कर दूंगी 31। तो मेरा अभी कितना आ रहा है, कितने दिन बच रहे? 95 माइनस 31 माइनस 28 अगेन माइनस 31, 5 डेज। सो ये मेरे मार्च के दिन थे, ये मेरे फरवरी के, ये मेरे जनवरी के। अब मुझे दिसंबर में कितने दिन तक जाना पड़ेगा? 31 दिसंबर, 30 दिसंबर, 29 दिसंबर, 28 दिसंबर, 27 दिसंबर पे आके खड़ी हो गई। तो इसकी मिस्टर एक्स पे इन्वेस्ट करने की ओरिजिनल डेट थी 27 दिसंबर 2024। कोई 25 मत लिख के आना। लुक ओवर हियर। आर वी वेरी क्लियर? इसमें कोई क्वेरी आप लोग को? अब कई लोग क्या होता है 27th भी नहीं कंसिडर करते, सीधे क्या करेंगे 31 माइनस 5 डेज, 31 दिसंबर माइनस 5 डेज, तो सीधे 26 पे आके खड़े हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग के लिए होमवर्क है। आई वुड वांट आप लोग ये भी करके आओ। एंड प्लीज, चलो मैं इतना सारा जो आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, कोई सारा नहीं है, हाफ एन आवर का काम है। आई वॉन्ट, अगर आप लोग मुझे रात को 12 बजे के पहले ये सारा होमवर्क करके भेज दोगे ना, मैं राइट अवे चेक भी कर लूंगी कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन की। आज की आज मैं पूरा एंटरटेन करके क्लियर कर दूंगी आप लोग को। क्लियर? अगर रात को 11 12 1 जब तक है आई एम अवेक, आप लोग सॉल्व करके लेकिन मुझे भेज दो, ताकि कोई क्वेरी हम राइट अवे डिस्कस करके क्लोज कर लें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 भी मुझे उठाना था, मुझे लगता है ये मुझे ब्रेक के बाद उठाना चाहिए। सो आई गेस लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स। मैं आप लोग को टेलीग्राम में मैसेज डाल दूंगी जैसे ही मैं लाइव आऊंगी। ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वी आर लाइव नाउ। सबने ज्वाइन करा, प्लीज रिप्लाई। सो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, इज एवरीवन हियर? Shall I begin or I should wait for like a few more minutes? Already 15 minutes का break हो गया है. We need to wrap this session early. Okay, so I'll just start now. मुझे messages अभी तक आ नहीं रहे हैं किसी के chat में. So maybe the timing difference I am assuming. And I am starting with the class. आपकी क्या बोल रहा है next question? Question number 15 आपका बोल रहा है, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है। देखो एग्जाम पे अभी तक आया नहीं है, टेस्ट या नॉलेज आरटीपी का क्वेश्चन है, एक डिफरेंट वर्जन इसका आया हुआ है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अपन आराम से चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स ऑन 1st of July 2007 इनिशियल ऑफर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करा ₹10 10,000 यूनिट्स। ओके,
ऑन 31st मार्च 2008 कितने मंथ्स होगा इसके बाद? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ जब आपका ईयर एंड हुआ उसने डिविडेंड पे करा 10%, एंड मिस्टर एक्स को पता चला उसका एनुअलाइज्ड यील्ड था 153.33%। गाइस, इज एवरीवन बैक? प्लीज रिप्लाई। ओके, सो आपका था 153.33%। फिर क्या हुआ, ये एक डेट आई, ये दूसरी डेट, थर्ड डेट क्या थी? 31st मार्च 9, 20% डिविडेंड पेड था। ऑन 31st मार्च 10 एक्स ने रिडीम करे अपने यूनिट्स 11,296.11। ये क्या है, एक सेकेंड, 0.11, जब उसका एनुअलाइज्ड यील्ड था 73.52%। ये है एनुअलाइज्ड यील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपसे ये मांग रहा है आप यहां का एनएवी कैलकुलेट करो। व्हाट इज द एनएवी ऑन 31st मार्च 2008, 9 एंड 10? आप यहां का एनएवी कैलकुलेट करो एंड आप यहां का एनएवी कैलकुलेट करो। अपन एक एक करके हौले हौले स्लोली स्लोली चलते हैं। सबसे पहले यूनिट्स ईयर एंड के बढ़ कैसे गए? 11,000 कैसे हो गए 10,000 से? मुझे ये बताओ। गाइस, आप लोग मैसेज कर रहे हो क्या टेलीग्राम में? बताओ मुझे, मैसेजेस आ नहीं रहे बिकॉज किसी की चैट नहीं आई है अभी तक। आर यू देयर? सो क्या है यहाँ पे? ओके, सो मैं एक एक करके यहाँ पे चलती हूँ, क्या बोल रहा है यहाँ पे। 31st मार्च 2008 आपको दिया हुआ डिविडेंड 10% है, एनुअल रिटर्न 153.33% है। मैं कहाँ पे थी? 31st मार्च 10 के यूनिट्स 11,000 हो गए थे फ्रॉम 10,000। अगर यूनिट्स 11,000 हो गए फ्रॉम 10,000, व्हाई दिस इज अ केस? ये केस क्यों है? जब आपका डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान होता है तभी आपके यूनिट्स बढ़ते हैं, और तो कोई सिनेरियो नहीं है पे आउट में यूनिट्स नहीं बढ़ेंगे। अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो डिविडेंड मिला वो री इन्वेस्ट हुआ, जो डिविडेंड मिला वो री इन्वेस्ट हुआ, तो अकॉर्डिंगली आपके यूनिट्स बढ़ गए। अब 31st मार्च 10 को कोई डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है, तो जो यहाँ के यूनिट्स है वो यूनिट्स यहाँ के भी हो गए, यहाँ तो बढ़ेंगे नहीं यूनिट्स। ये भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, हम एक एक स्टेप चल रहे हैं। अब हम आ गए 31st मार्च 8 में। 31st मार्च 8 के लिए हमें क्या करना है? 31st मार्च 8 के लिए हमें निकालना है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये आपको एनुअल रिटर्न दिया है, उससे आप एनुअल रिटर्न से होल्डिंग पीरियड कैसे निकालोगे? HPR इंटू 12 बाय 9 मंथ्स। सो आंसर इसका क्या आएगा? 153.33 इंटू 9 बाय 12 से आ गया मेरा HPR 153.33 इंटू 9 बाय 12। सो 115% मेरा आ गया HPR। ठीक है, मैं पूरे स्टेप्स उड़ा रही हूँ यहाँ से, मैं एक एक से मेजर स्टेप रखूंगी कि मैं कर क्या रही हूँ। हमने सबसे पहले निकाला होल्डिंग पीरियड रिटर्न 115% फ्रॉम आर एनुअल यील्ड। इसमें कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, मैं स्टेप की नंबरिंग भी कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए हम क्वेश्चन में कर क्या रहे। एक स्टेप में हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला। अब नाउ वी नो नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपका 115% आया, तो आपका टोटल कितना आ गया इन्वेस्टमेंट? 1 लाख प्लस 115% makes your investment value to 215,000. Are we clear here? अब आपको क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एनएवी से आपका एनएवी ईयर 1 से आपका आ जाता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जो हमने यहां निकाल ली ईयर एंड की इन्वेस्टमेंट वैल्यू, क्योंकि इसमें रिटर्न्स इंक्लूडेड है। अब हमारे नंबर ऑफ हमारी एनएवी की वैल्यू ही हमें निकालनी है, जो हम ले रहे हैं एन। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। शुरू के यूनिट से 10,000, हम री इन्वेस्ट अमाउंट कितना कर रहे हैं? 10,000 यूनिट्स पे 10,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज जो फेस वैल्यू है
उसमें 10% डिविडेंड मिल रहा है। तो ये अमाउंट कितना आ गया आफ्टर कैलकुलेटिंग? आ गया 10,000 रुपीज। हाँ, डिवाइड कर देंगे हम किससे? एन से, जो हमारा मार्च N1 होएगा ना, हमारा लास्ट का वैल्यू N1। ये हमने एनएवी 1 को लिया है एन, ठीक है, तो N1 नहीं बोलती, एन ही बोलती हूँ। इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 215,000, जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है एट एंड। ये इक्वेशन सॉल्व करके मुझे एन की वैल्यू निकाल के दो। आई वॉन्ट आपके आंसर्स आए, मुझे टेलीग्राम में भेजो, यहाँ पे आंसर्स नहीं आ रहे हैं। सो आई वॉन्ट आप लोग मुझे आंसर्स भेजो। आई एम नॉट सॉल्विंग फर्दर अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो। जल्दी जल्दी बताओ, मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेजेस नहीं आ रहे रियल टाइम बेसिस पे। आंसर इसका आया है 20.5। सो मैंने सबसे पहले इजी स्टेप फर्स्ट ईयर का एनएवी निकाल लिया 20.5। उसमें क्या अप्रोच थी? सबसे पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला, होल्डिंग पीरियड रिटर्न को उससे इक्वेट करा कि वो आता कैसे, उससे मेरा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? इक्वेशन एक बार ओके। सो ये इक्वेशन कैसे आई है? मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, ये मेरा 31 मार्च 2008 का इन्वेस्टमेंट था। ये अमाउंट कैसे आता है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एनएवी, क्लोजिंग एनएवी। तो क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स अभी मैं बताती हूँ, और क्लोजिंग एनएवी हमने एन ले लिया। क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आता है? अपन याद करो, बेसिक एग्जांपल में हमें नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना रहता है। जब हम एचपीआर निकालते हैं तो हम क्या करते थे? 110 प्लस और 5 यूनिट्स हमारे जो थे, तो 10,000 हमारे यूनिट्स थे, प्लस हम करेंगे एक्स्ट्रा यूनिट्स। तो एक्स्ट्रा यूनिट्स कैसे आया? जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये रुपीस का अमाउंट है, डिवाइडेड बाय एन, वो 31 मार्च 2008 का वो एन लिया हुआ है, उससे मेरा ये आंसर आ गया। इज माई फर्स्ट पार्ट क्लियर टू यू ऑल? बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होना। सेकेंड पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंड पार्ट अब हम निकालेंगे 31 मार्च 9 का एनएवी। 31 मार्च 9 के एनएवी के लिए मेरे पास है नंबर ऑफ, अच्छा मेरे अब यहाँ पे आते आते टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 10,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट करे थे एट द रेट ऑफ 20.5, ये जो हमने निकाला। तो मेरे यूनिट्स कितने हो गए? 487.8 प्लस मेरे 10,000 पुराने यूनिट्स थे, तो मेरे टोटल यूनिट्स हो गए 10487.8। थर्ड स्टेप पे हमने क्या निकाला है? यूनिट्स। यूनिट्स जो मेरे आए हैं वो आए हैं 10487.8। उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितने पता है? 11296.11 मैंने बताया था क्यों है 31 मार्च 9 के, इज इक्वल्स टू 10487.8 प्लस क्या करूंगी मैं? कितना अमाउंट री इन्वेस्ट कर रही हूँ? 20%। तो 20% मैं किस पे निकालूंगी? 20% मैं यहाँ पे किस पे निकालूंगी? मैं हाईलाइट करके यहाँ पे बता रही हूँ। 20% मैं किस पे निकालूंगी? 10487.8 यूनिट्स है इनटू फेस वैल्यू का 20%। इससे मेरा क्या आ जाएगा? री इन्वेस्ट करने का अमाउंट। ओके, सो 10487.8 इंटू 10 का 20%, दैट ब्रिंग्स माई अमाउंट टू, यहाँ पे रेड पेन से लिख रही हूं मैं, रुपीज 20975.6। आर वी क्लियर यार? इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी? आई विल डिवाइड दिस बाय एन। अब मेरी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्या मैं एनएवी निकाल सकती हूँ? जल्दी आप लोग एन की वैल्यू ईयर एंड की मेरे को निकाल के बताओ। आंसर आया सबका? मेरा तो आ गया यार, बहुत जल्दी से आ गया। आप लोग बताओ। 25.95 मेरा ये वाला एनएवी आया है। यहाँ पे कितना आंसर आया? 25.95। 25.95 निकालने के लिए हमने क्या स्टेप फॉलो करा? हमने यूनिट्स निकाले, यूनिट्स को टोटल यूनिट से इक्वेट करा,
टोटल यूनिट्स का हमने नॉर्मल इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया। ये बेसिक चल रहा है, जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते थे ना आपके, उसमें राइट में दिख नहीं रहा। ओके, सो ये आपका जो इक्वेशन आते थे ना, जैसे अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे 10th-12th में, ये कुछ उसी टाइप का है। ठीक है, अब मेरा इसको यहां करते हैं। ओके, अब मेरा गोल है लास्ट एक एनएवी निकालना। हमने 3-4 स्टेप पे अभी ये निकाला। अब यहाँ का एनएवी निकालना गोल है। मुझे एनुअल रिटर्न दिया है। एनुअल रिटर्न से मैं चलूंगी स्टेप 1। एनुअल रिटर्न इज इक्वल्स टू होल्डिंग पीरियड रिटर्न इंटू 12 बाय नंबर ऑफ मंथ्स। आपका इसका टोटल एनुअलाइज्ड यील्ड आया है कि कितना यील्ड है इसका इतने टाइम पीरियड में। तो आपका 1 जुलाई से लेके 2010 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? ये 9 मंथ्स था, यहां से यहाँ 12 मंथ्स और यहां से यहाँ 12 मंथ्स। तो 12 प्लस 12 24 प्लस 9 मंथ्स हो जाता है 33। डिवाइड कर दोगे 33 से, तो 73.52 इंटू 33 बाय 12 से मेरा HPR आ जाएगा, जो कि है, आंसर इसका आता है 73.52 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 12। 202.18 इज माय होल्डिंग पीरियड रिटर्न स्टेप 1। अब मैं स्टेप 2 पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे बताती हूँ। स्टेप 2 में मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ गया। होल्डिंग पीरियड का क्या फॉर्मूला है? एनएवी आपका ईयर एंड का ले लो माइनस बिगिनिंग का ले लो एनएवी। इसमें डिविडेंड आएगा नहीं अपॉन एनएवी बिगिनिंग का। ठीक है, मुझे पता है ये 202.18 है। एनएवी एंड का मैं ले रही हूं x, माइनस कर दूंगी बिगिनिंग का 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100। मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 202.18 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 लाख हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करके बता दिया। ये जो x आया है ये टोटल एनएवी आया है 302180। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ यूनिट से, दैट इज 11296 पॉइंट कितना था, 11296.11। तो मेरी एनएवी की वैल्यू ईयर 3 की आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 11296.11 मेक्स इट टू 26.75। आर वी वेरी क्लियर यार? इसमें कोई क्वेरी? अब मैंने जो जो कराया है उसको मैं समराइज कराती हूँ कैसे आप लोगों के लिए। ये देखो हमने क्या अप्रोच फॉलो करी थी। एक सेकेंड। ओके, आगे से सबको वैसे समझ आ गया है, फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाला था, ब्लैक पेन लेती हूँ, हमने यहाँ पे निकाला था होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न से हमने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाली थी। फिर सेकंड स्टेप, टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने इक्वेट करके एनएवी का वैल्यू निकाल लिया था। फिर थर्ड, यहाँ पे हमने यूनिट्स देखे थे, यूनिट्स जो हमें गिवन थे उसको हमने इक्वेट कर लिया था। न्यू यूनिट्स निकाल के री इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल के आपका आ गया था। और इसमें आपने सबसे पहले एनुअलाइज रिटर्न निकाला, एनुअलाइज रिटर्न से होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला, इस फॉर्मूले में इक्वेट करके टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला और टोटल इन्वेस्टमेंट से आपने एनएवी निकाला। आर वी क्लियर? शैल आई गो अहेड इन दिस क्वेश्चन? मुझे रहमान अश्विनी लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे। वेयर आर यू गाइस? आर यू स्टिल देयर? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज टेस्ट योर नॉलेज का, मैं आपका होमवर्क कहाँ लिख रही थी, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 13 एंड आपका क्वेश्चन नंबर 17। आई वॉन्ट ये क्वेश्चंस दो ऐसे हैं, आप लोग होमवर्क में ट्राई करो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो रेपिटेटिव हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। क्वेश्चन नंबर 13 वो था एंड 17 मेरी मॉड्यूल का है। मेरे मॉड्यूल का ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। मैं ये आप लोग को शेयर कर देती हूँ पीडीएफ होमवर्क वाली, ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए। ओके, अब अपन दो नए कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं आज के, जो ये तो अभी हम कल का ही कर रहे थे। आपके कॉन्सेप्ट्स में क्या है? सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो। मैं अभी बहुत क्विक करा रही हूँ कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। एक्सपेंस रेशियो या सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? सॉर्टिनो रेशियो की एक डेफिनेशन है, इसको याद कर लेंगे बिकॉज इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं, तो मैंने क्वेश्चन बैंक में ऐड करा दिया था।
उसके बाद एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उसमें सारे एक्सपेंस आते हैं अलग अलग तरीके के, एडवाइजरी, ट्रैवल, ऑडिट फी, कस्टोडियन फी, रजिस्ट्रार फी, ये सारे आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंस पर यूनिट अपॉन एवरेज एनएवी से आपका एक्सपेंस रेशियो आ जाता है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, वो एक्सपेंसेस जो आपको म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए लगते हैं, एजेंट को देना, जो भी वो जो आप एजेंट को देते हो वो आपका एक्सपेंसेस होते हैं। इट इज द परसेंटेज ऑफ एसेट्स that were spent to run a mutual fund. It includes management expenses like this. इसको आप मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो या टोटल एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हो। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रेड फ्लैग है, एक्सपेंस रेशियो डज नॉट इंक्लूड ब्रोकरेज कॉस्ट फॉर ट्रेडिंग द पोर्टफोलियो। ये क्या हुआ, अगेन एमसीक्यू में ये आया है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उसमें ऑप्शंस में ये था, एक्सपेंस रेशियो डज नॉट इंक्लूड ब्रोकरेज कॉस्ट फॉर ट्रेडिंग द पोर्टफोलियो। एक बार इसको रीड करो एंड इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहां पे म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर अर्निंग क्या होता है। ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम प्लान, हमने देखा था डिविडेंड पे आउट और उसको रेगुलर प्लान भी बोलते हैं। नाम से क्या समझ आ रहा है इससे, जिसमें आप अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पे करते हो। मेरा ना गला दुख रहा है तो मैं बहुत धीरे चल रही हूँ। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर ऑन रेगुलर बेसिस। फिर आपका आता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके हमने काफी क्वेश्चन देखे, जिसमें आप डिविडेंड, म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी है वही डिविडेंड लेके री इन्वेस्ट कर देती है और एडिशनल यूनिट्स अपने यूनिट होल्डर को इशू कर देती है। डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट होल्डर्स को, बट इट इज री इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स आर इशूड टू यूनिट होल्डर। फिर आपका आता है बोनस प्लान। ये दो प्लान थोड़े क्लियर थे। बोनस प्लान में क्या होता है, बोनस प्लान में आपको जो म्यूचुअल फंड एंटिटी है वो बोनस इशू देती है, ना डिविडेंड देगी ना आपको यूनिट्स देगी, कुछ नहीं देगी, वो यूनिट्स और इशू कर देगी। मतलब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इंस्टेड डायरेक्टली यूनिट्स। मान लो मेरे पास आज 100 यूनिट है, 1:1 का बोनस इशू हो रहा है, तो और 100 यूनिट्स मुझे मिल जाएंगे। डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स बट बोनस यूनिट्स आर इशूड टू यूनिट होल्डर्स। अब इसमें मैंने लिखा है प्रोहिबिटेड बाय सेबी। ऐसा क्यों, क्या करती थी कंपनीज, मैं रीजन बताती हूँ, नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम बट मैं बताती हूँ। कंपनीज क्या करती थी, ना डिविडेंड दे रही है, उससे अच्छा उनको क्या लगता था, मैं यूनिट्स देते जाऊं। अब आप यूनिट्स देते जाते हो तो आपका एनएवी गिरता है मैथ्स के लॉजिक से भी, और जिसका डिमांड बढ़ेगा उसका रेट गिरेगा, तो यूनिट्स बढ़ रहे तो वैसे ही रेट गिरता है। तो इसलिए इन्हें बोनस प्लान सेबी ने प्रोहिबिट कर दिया। एक लास्ट और आता है ग्रोथ प्लान, इसका मैं पहली बार नाम ले रही हूँ। ना आपको डिविडेंड मिलेगा ना आपको बोनस मिलेगा, बट आपको ग्रोथ मिलेगी एनएवी पे। क्यों, क्योंकि वही पैसा इन्वेस्ट होते जा रहा है, बट एक गुड चंक ऑफ ग्रोथ मिलेगा। सो नो डिविडेंड और बोनस यूनिट्स आर इशूड बट ओनली ग्रोथ आपको एनएवी में मिलती है। मैंने ना एक इसका समरी, अच्छा मैं एग्जाम्पल कराती हूँ फिर आपको बताती हूँ। डिविडेंड पे आउट का मुझे लगता है कोई एग्जाम्पल कराने की नीड नहीं है, ना री इन्वेस्टमेंट का। बोनस में ये होता है कि आपको बोलेंगे 100 यूनिट्स है, 1:2 का आपको इशू कर रहे हैं, तो 100 यूनिट्स पे 1 यूनिट फॉर एवरी 2 यूनिट्स, 50 यूनिट्स आपको और इशू कर रहे हैं, तो मेरे यूनिट्स अब कितने हो गए, 150। इन केस ऑफ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट शुरू में 100 यूनिट्स थे और इशू हो गए, मान लो जितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग 20, तो आपके यूनिट्स बढ़ के हो गए 20। डिविडेंड पे आउट में 100 यूनिट्स थे, वो 100 यूनिट्स के 100 यूनिट्स ही रहेंगे। ग्रोथ में भी 100 यूनिट्स के 100 यूनिट्स ही रहेंगे, आपका इसमें यूनिट्स में चेंज नहीं आएगा, एनएवी के वैल्यूज में अलग अलग चेंज आएगा। ओके, मेरी समरी में क्या था मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले अरे ये मूव क्यों नहीं हो रहा, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ 4 प्लान लिखती हूँ। एक है डिविडेंड पे आउट, एक है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, एक है, ये अपनी कॉपी में नोट करना तो आप लोग भी कर सकते हो, एक है बोनस प्लान, एक है ग्रोथ प्लान। ओके, अब इसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करती जाऊंगी, साथ में आप लोग भी आंसर करते जाना। मैं खुद ही करूंगी वैसे, आप लोग के ज्यादा रिप्लाई मुझे आ नहीं रहे तो मुझे ही करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, क्या आपके यूनिट्स किस केस में इंक्रीज होते हैं?
जब डिविडेंड पे आउट था हमने देखा यूनिट्स इंक्रीज नहीं होते, जब री इन्वेस्ट करते हो तो वही अमाउंट के यूनिट्स मिल जाते हैं तो यूनिट्स बढ़ेंगे। बोनस प्लान में भी यूनिट्स बढ़ेंगे और ग्रोथ प्लान में नहीं बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद यूनिट्स इंक्रीज का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैश पे आउट। आपको किसमें कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा? डिविडेंड पे आउट में मिलेगा, री इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा, बोनस में नहीं मिलेगा, ग्रोथ में नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएवी पे क्या इंपैक्ट आएगा, किस केस पे आपका एनएवी इंक्रीज होएगा डिक्रीज होएगा। हर केस में, जैसे डिविडेंड पे आउट के केस में भी आपका एनएवी डिक्रीज हो जाता है नॉर्मली, री इन्वेस्टमेंट के केस में होएगा ही होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि आपने यूनिट्स बढ़ गए तो आपका एनएवी गिर गया। बोनस प्लान में भी होएगा ही होएगा, यूनिट्स बढ़ गए तो आपका एनएवी डिक्रीज होगा। बस ग्रोथ प्लान ऐसा है जहां आपका एनएवी बढ़ेगा। ओके, गॉट इट? ये एक छोटा सा समरी है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनवाया। मैंने अपने पास बना के रखा था, नोट्स में नहीं है, अगर बोलोगे तो मैं नोट्स में भी ऐड करवा दूंगी। ओके, उसके बाद आपको डिविडेंड, चलो अब अपन क्वेश्चंस में आते हैं तो बेटर रहेगा। अच्छा, मैंने एक कॉन्सेप्ट और कराना है यहाँ पे, एंट्री लोड एग्जिट लोड का। मैं गई इमेजिका। इमेजिका आप लोग कौन कौन गए हुए हो? इमेजिका इज समथिंग एडवेंचर पार्क बोल सकते हैं मुंबई में। मैं गई इमेजिका, वहां की टिकट थी 1000 प्लस उनने ले लिए कोई XYZ चार्जेस 100 रुपीज के, या बोल सकते हैं 1%। इसका 1% कितना हुआ? 10। तो मान लो 1% के 10 रुपए के चार्जेस लग गए मेरे को। ये है मेरे को अंदर घुसने के लिए जो देना पड़ रहा है एंट्री लोड। मैंने ली फ्लाइट टिकट्स, वो थी 10,000 की, उसमें कोई बुकिंग फीस लग गई, घुसने की फीस लग गई 1% की, दैट इज 100 रुपीज। तो 10100 ये मुझे एंट्री के लिए चार्ज ले लिया इन लोगों ने। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, एक और क्या सोचा था मैंने, ओके, अब मैं ले रही हूँ म्यूचुअल फंड, है रुपीज 1 लाख का। ये 1 लाख का लेने के लिए मेरे को इन लोग लगा रहे 2% एंट्री लोड, तो इसका 2% कितना हुआ? 2000। मुझे, क्योंकि हर ओनर को लगता है उसका काम बहुत अच्छा है, वो आपको फ्री में आने नहीं देता, तो वो आपसे ऐसे चार्जेस लेता है। ये मैंने एंट्री लोड समझाया। अब नेक्स्ट आपका आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या हुआ, मान लो मैंने एक फ्लाइट की टिकट बुक करी थी 10,000 की, इनने मेरे को बोला था, मैंने रिफंडेबल टिकट बुक करी थी कि पूरा रिफंड है। एट द टाइम ऑफ रिफंड इनने लगा लिया 3% का एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब आपको 3% कट के ही मिलेगा, तो 10,000 का 3% इज 300, इतना अमाउंट मेरे को कट के ही मिलेगा। ये होता है एग्जिट लोड। अब जब मैं म्यूचुअल फंड भी कोई सेल करने जाती हूँ तो वो मुझे लगाता है एग्जिट लोड। मैं मान लो सेल कर रही हूँ, मेरे पास पैसा आना चाहिए 1 लाख। 1 लाख मान लो मेरा, पहले मैंने इन्वेस्ट करा था 80,000, ग्रो होके वो 1 लाख हो गया, तो 1 लाख आना चाहिए, बट उनने लगा दिया एग्जिट लोड 5% का। 5,000 मेरा कट गया, मुझे मिला नेट 95,000। इज इट वेरी क्लियर? अब ये क्यों होता है, कंपनी क्यों करती है, उसका पेपर वर्क बचे, ताकि लोग बार बार बाय सेल ना करें। लोग बार बार बाय सेल करेंगे तो कई बार होता है ना, आज खरीदा शाम को बेचा, एक लॉक इन पीरियड रहे, कंपनी को भी पैसा कुछ टाइम तक कंपनी के पास भी रहे। थर्डली, आपका एक टेन्योर के लिए ना पैसा फंसा रहे, रोज बाय सेल ये सब ना चले, कंपनी के पास पैसा भी तो रहे कुछ टाइम के लिए, तो ये इसका पर्पस होता है। अब मैंने एंट्री लोड एग्जिट लोड समझाया, अपन अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अगेन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग को? एंट्री लोड एग्जिट लोड ये लिखो सब। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो मैं क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपका एंट्री लोड का, यूनिट प्राइस ऑफ ELSS scheme of a mutual fund is 10. Unit price is what?
यूनिट प्राइस इज व्हाट? ₹10। पब्लिक ऑफर प्राइस जितने में लोगों को मिला है वो 10.204 है। प्राइस एक्चुअली जो आपके एनएवी जो हमने निकाला था ना, नेट एसेट्स का जो प्राइस था वो था ₹10। पब्लिक ऑफर प्राइस इज 10.204 और एक और प्राइस दिया रिडेम्पशन प्राइस, दैट इज 9.8। आपको अच्छा सॉरी मैं आपको इसके नोट्स नहीं गो थ्रू करवाए। सो आपका यहाँ पे क्या होता है, एंट्री लोड क्या होता है, यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एनएवी व्हेन बाइंग म्यूचुअल फंड अबॉलिश्ड इन इंडिया। क्या होता है, यू हैव टू पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एनएवी व्हेन बाइंग म्यूचुअल फंड, ये हमने एंट्री लोड में देखा। एग्जिट लोड में आपको पैसा कम वापस मिलता है, यू गेट लोअर अमाउंट देन एनएवी व्हेन यू सेल म्यूचुअल फंड। अब क्या होता है, एंट्री लोड इंडिया में अबॉलिश कर दिया है कि यार क्या हर चीज में तुम चार्जेस लेते हो, और जब आप, पर आईसीआई ने अभी कुछ चेंजेस नहीं करे, जैसे बोनस वाला प्लान भी अबैंडन हो गया था, आईसीआई ने अभी तक क्वेश्चन में रखा है। सो अब क्या होता है, जैसे कोई अर्ली एग्जिट कर रहा है तो कहो ना उसको ज्यादा एग्जिट लोड लगे, तो ये मेनली 1 साल से कम, 6 महीने से कम जो एग्जिट करता है उस हिसाब से होता है। एंट्री लोड आगे का होता है, आगे आते वक्त आपको पे करना रहता है, तो इसको आप फ्रंट एंड लोड भी बोलते हो। एग्जिट लोड जाते टाइम होता है, पीछे जब जाते हो तो इसको आप बैक एंड लोड भी बोलते हो। अब इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, एनएवी प्लस एंट्री लोड आपका इशू प्राइस हो जाएगा, एनएवी माइनस एग्जिट लोड आपका रिडेम्पशन प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में इशू प्राइस दिया हुआ है, पब्लिक को जो ऑफर हो रहा है ये आपका इशू प्राइस है और रिडेम्पशन प्राइस है। आपको निकालना है फ्रंट एंड लोड, फ्रंट एंड मतलब एंट्री लोड। ओके, आपको यहाँ पे निकालना है एंट्री लोड। आने के लिए कितना पैसा देना पड़ा, 10.204 माइनस जो यूनिट प्राइस था अपॉन यूनिट प्राइस इंटू 100, इससे आंसर आ जाएगा 2.04%। ये मेरा बेसिक एंट्री लोड आ गया, अभी बेसिक फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट मैं निकालूंगी एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मेरा क्या होता है, 9.8 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, 2% मेरा आ गया एग्जिट लोड। इज दिस क्वेश्चन वेरी क्लियर? ये टेस्ट या नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं आया है, आ सकता है, ये मैं कराती हूँ। एक आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, गुड इट इज क्लियर टू यू ऑल, डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 9.98%, इसने डिक्लेयर करा डिविडेंड ऑफ 9.98% ऑन द यूनिट्स अंडर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ओ चलो ये आप कर दोगे री इन्वेस्ट, पहले ही लिख दो भाई री इन्वेस्टमेंट प्लान है, भूल ना जाओ, बांट ना दो आप। ठीक है, उसके बाद thus investors are issued additional units for the dividend at the closing rate of NAV for the year end as per the conditions of the scheme. Closing NAV दिया है 24.95, NAV 1 का दिया है 24.95। एक इन्वेस्टर एक्स, उसके पास है 20,800 यूनिट्स, एक्स के पास जो यूनिट्स हैं दैट इज 20,800. At the year end, made an investment in this unit before declaration of dividends at the rate of opening NAV plus entry load. Opening NAV plus entry load पे उसने अपना इन्वेस्टमेंट करा था। एंट्री लोड कितना बताया है, 0.04। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, संभाले रखना। आपको बोल रहा है NAV is appreciated by 25% ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो आपका NAV 0 था अप्रिशिएट हुआ है 25% से ड्यूरिंग द ईयर। अज्यूम फेस वैल्यू 10 है, आपको निकालना है ओपनिंग एनएवी। सबसे पहले मेरे को जो निकालना है ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग एनएवी में कैसे निकाल सकती हूँ, मुझे ओपनिंग एनएवी एक्स है, उसमें अगर मैं 25% ऐड कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा क्लोजिंग एनएवी। क्लोजिंग एनएवी मेरे को दिया हुआ है 24.95, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना था, ओके सो 24.95, इसको मैं क्या कर दूंगी 24.95, ये कैसे हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ अच्छे से, मेरा ओपनिंग एनएवी एन है, इसका 1.25%, तो 24.95 डिवाइड बाय 1.25
brings my opening NAV to 19.96. Is it very clear? फर्स्ट पार्ट हमने बहुत आराम से करा। आपको सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, वो आपको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। सेकेंड पार्ट में निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज। ये तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज हम कैसे निकालेंगे? आपको ईयर एंड के यूनिट्स पता है 20,800। स्टार्टिंग की यूनिट आप एक्स ले लो। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो स्टार्टिंग का, मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे 0.998% जो आपका डिविडेंड था इनटू योर आपका ओपनिंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय 24.95 जो क्लोजिंग एनएवी। बेसिक इक्वेशन है, मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे। इसको मैं सॉल्व कर लूंगी। 24.95x प्लस 0.998x इज इक्वल टू 2800 इंटू 24.95। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लूंगी 518960। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगी और इसका आंसर मुझे आप लोग दो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आए हैं। मुझे आंसर टेलीग्राम पे भी नहीं आ रहे आप लोग के। आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए 20,000। इसके ये दो पार्ट आप लोग को क्लियर हुए। थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता है 0.998। ईशा क्वेश्चन में गिवन है डिविडेंड इतना पे करा है। डिविडेंड आप इस पे देते हो फेस वैल्यू पे, तो 10 का 9.98% से आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो मैं मिस कर गई। अपना ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था एन का 20। आपको निकालना है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आता है? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एनएवी। नंबर ऑफ यूनिट्स ये दिया है, एनएवी दिया है जिसपे आपका एंट्री लोड आ जाएगा क्योंकि आप निकाल लोगे इशू प्राइस। ठीक है, आपका ये 19.96 था, एंट्री लोड क्वेश्चन में 0.04 बोल रहा था, सो 20 आ गया। नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 इंटू ₹20 से आपका 4 लाख ओरिजिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। एनी क्वेरी हियर? यहाँ पे कोई क्वेरी किसी भी स्टूडेंट को? आर वी क्लियर कि कैसे आया है ये? अच्छा, अब एक चीज आप ही लोग मुझे बताओ क्या करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं चाह रही हूँ बोनस प्लान का कराना। भारी क्वेश्चन है, अभी करा के खत्म कर दूं। 15-20 मिनट 20 मिनट्स का क्वेश्चन है। नहीं, मुझे लग रहा है कल क्लास की स्टार्टिंग में कराना ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ। मुझे एक चीज बताओ, कल का और आज का सेशन कंक्लूड करके आई वांट रिप्लाईज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोग को कितना समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही? लाइक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आ रहा है कि नहीं? जो भी क्वेश्चन है, स्पीड में कोई इशू है क्या किसी को? ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इससे नहीं ऑनलाइन देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो वो भी मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई विल वर्क ऑन द स्पीड ईशा नेक्स्ट टाइम। एंड क्वेश्चन नंबर 20 से हम कल स्टार्ट करेंगे। मैं होमवर्क क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को अभी भेज देती हूँ। एंड एक बार मैं नोट से आप लोग को बता देती हूँ हमने क्या क्या कवर करा है। हमने आते साथ पूरा म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट बहुत स्लोली आज रिवाइज करा था। एनएवी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा था, रिटर्न्स का करा था, उसके बाद एक्सपेंस ऑर्टिनो रेशियो अभी देखा, म्यूचुअल फंड क्या क्या होता है वो देखा, कौन से इनकम बेस्ड प्लान में होता है, और एंट्री लोड एक्सिट लोड देखा। इसके बाद हमारे छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट बचेंगे जो हम कल करेंगे। कल थोड़ा एनर्जी से आना, थोड़े भारी भारी क्वेश्चंस रहेंगे, होमवर्क करके आना, नहीं तो आप लोग कल के क्वेश्चंस पे नहीं डील कर पाओगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।